तो आज अपन को पढ़ना है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, है ना। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करते हैं। तो विल राइट दैट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सर आप आज डाउट डिस्कस करने वाले हो? करूंगा ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, मैंने कहा था ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, हार्डली इट विल टेक हाफ एन आवर, उससे कम ही लगेगा। तो हाफ एन आवर भी लगेगा तो अपन कर लेते हैं, उसके बाद डाउट्स करेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, द फोर्सेस which act in we can say that soft, solid, liquid and gases। तो उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं वो अपन को चेक करना है कि किस टाइप के फोर्सेस होते हैं। द वीक फोर्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड है ना, वंडर वर्क फोर्सेस। तो अपन इनको वंडरवॉल फोर्सेस भी, जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होते हैं इनको अपन वंडरवॉल फोर्सेस भी बोलते हैं। सो फोर्सेस, राइट, दीज आर, तो देख लेते हैं भाई कौन कौन से होते हैं। तो एक तो अपन बोलते हैं इसमें आयन डाइपोल फोर्सेस। वैसे ये तो अपन ने पहले पढ़ा भी हुआ है, आयन डाइपोल फोर्सेस। दूसरा टाइप का फोर्सेस होगा, विल से दैट डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड होता है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, और फोर्थ होता है दैट इज इंस्टेंटेनियस induced dipole forces, dipole forces। ये होता है इंस्टेंटेनियस induced dipole forces। तो ये जो डिफरेंट टाइप के फोर्सेस हैं, these are called intermolecular forces। तो अपन क्या करेंगे, ये डाइपोल फोर्सेस। तो जो वर्ड अपन ने यूज किया ना, उनका एक बार मीनिंग यूज चेक कर लेते हैं। भाई आयन का मतलब तो अपन को पता है क्या होता है ना। आयन तो अपन को पता है क्या होता है। आयन साहब, जैसे सोडियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, सल्फेट आयन है, दीज आर आयन्स। ठीक है, और डाइपोल का मतलब है, राइट ना, अपन क्या करेंगे, डाइपोल का मतलब है द molecules which has covalent bond between atom of different electronegativity, different electronegativity। तो electronegativity will have dipoles, तो चलो देखते हैं कैसे। जैसे H और Cl हो गया, तो इसमें जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है उस पे अपन डेल्टा पॉजिटिव कहेंगे, ये पॉजिटिव पोल हो गया, और इसका ये नेगेटिव पोल हो गया। तो ये पॉजिटिव पोल, ये नेगेटिव पोल, तो अपन बोल देंगे इसमें दो डाइपोल्स हैं, एक पॉजिटिव पोल एक नेगेटिव पोल, दो पोल्स हो गए। H2S लिख लेता हूं, तो अपन कहेंगे H2S लिख लो, हमें क्या फर्क पड़ेगा। H2S लिखेंगे तो इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव ये डेल्टा नेगेटिव हो गया, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है इससे, इसमें भी डाइपोल हो गया। तो फिर मैं C और Cl ले लेता हूं, तो अपन कहेंगे कोई बात नहीं, इस बॉन्ड में भी आपने तो कोवेलेंट बॉन्ड कहा, मैंने कोई मॉलिक्यूल थोड़ी बना रहा हूं, मैं तो एक बॉन्ड में होता है डाइपोल। तो अपन कहेंगे इसमें, तो अपन कहेंगे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसमें डेल्टा नेगेटिव, इसमें डेल्टा पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये भी डाइपोल हो गया। लेकिन अपन ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि CCl तो कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है, नहीं तो अपन कोई बात नहीं भाई CCl4 बना लेते हैं अपन। तो CCl4 तो मॉलिक्यूल होता है ना, कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो पड़ा हुआ है, तो अपन कहेंगे ठीक है, ईच बॉन्ड कैन फॉर्म अ डाइपोल, ये इसका डाइपोल हो जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव।
इस बॉन्ड का ये डाइपोल हो जाएगा, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव। इस बॉन्ड में भी ये डाइपोल हो जाएगा, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, और यहां भी डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव। तो किसी भी बॉन्ड में जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होगा उस पर डेल्टा पॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे डेल्टा नेगेटिव, उसी को अपन कहते हैं डाइपोल्स। ठीक है भाई, मुझे दोनों वर्ड के मीनिंग पता चल गए। ठीक है, तो ये जो फोर्सेस होते हैं अब इनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ये तो पता चल गया कि अब आयन और डाइपोल के बारे में बात करने वाले हैं, राइट। और यहां पर आप डाइपोल डाइपोल के बारे में बात करने हो, आयंस नहीं होंगे। इधर आप डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है, आप बताओगे कि इंड्यूस डाइपोल होता क्या है, और यहां पर भी इंस्टेंटेनियस इंड्यूस क्या होता है वो बताओगे आप, क्योंकि डाइपोल का मीनिंग मुझे पता है क्या होता है। ठीक है, तो अपन आयन डाइपोल की बात करते हैं, इसको बैक डाल लेते हैं। ठीक है, तो अपन आयन डाइपोल फोर्सेस की बात करते हैं। तो डाइपोल भी पता है अपन को, आयन भी अपन को पता है, तो वी कैन राइट दैट व्हेन देयर इज अ, अब ये जो फोर्सेस होंगे ना, ये सारे के सारे जो फोर्सेस अपन पढ़ रहे हैं दे आर अट्रैक्टिव फोर्सेस। ऑब्वियसली बात है, डाइपोल होगा तो अपन रिपल्सिव फोर्सेस क्यों पढ़ेंगे, अपन तो अट्रैक्टिव फोर्सेस की ही बात करेंगे। तो व्हेन देयर इज अ force of attraction between the ion, वो कैटाइन भी हो सकता है, एनाइन भी हो सकता है, क्योंकि आपने आयन लिखा, बिटवीन द आयन एंड द डाइपोल मॉलिक्यूल, एंड द मॉलिक्यूल which have dipole, which have dipole, then it is called ion dipole, then it is called ion dipole, है ना। क्या बोलेंगे इसको, आयन डाइपोल बोलेंगे। तो अपन कहेंगे ये तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, आपने बता भी रखा है, लेकिन आपने डाइपोल जैसा कोई और भी एग्जांपल आपने दे रखा है, तो अपन चेक करेंगे क्या करना है। पहले देखते हैं अपन क्या करना है। तो इसमें एक एग्जांपल तो मैं ऐसे ले लेता हूं, अगर आप हाइड्रेशन की बात करो, मैंने आपको हाइड्रेशन बता रखा है, द अट्रैक्शन ऑफ कैटाइन और एनाइन फॉर वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जैसे NaCl इन वाटर, ये आपने बता रखा है हाइड्रेशन के लिए। तो आप क्या बोलते हो कि भाई Na पॉजिटिव वाटर में बनेगा और Cl माइनस आइन वाटर में बनेगा, तो ये तो हो गए आइंस। और वाटर मॉलिक्यूल के पास होता है डाइपोल, कैसे होता है, ये डेल्टा पॉजिटिव और ये डेल्टा नेगेटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे दो डेल्टा नेगेटिव लिख लेंगे अपन, उससे फर्क क्या पड़ेगा, अपन स्ट्रेंथ बता देंगे, इन दोनों का जितना स्ट्रेंथ होगा प्लस दोनों का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का स्ट्रेंथ, उतना डेल्टा नेगेटिव चार्ज का स्ट्रेंथ हो जाएगा, ऐसे अपन स्ट्रेंथ बता देंगे। तो अपन क्या करेंगे, आपने हाइड्रेशन तो मुझे बता रखा है, द पार्शियल अट्रैक्शन, ये वर्ड लिखने का मतलब है आपने मुझे ये बता दिया कि अगर ये कैटाइन है तो ये वाटर के किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डेल्टा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। क्यों, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव चार्ज कैटाइन है ना, तो ये किसको अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डेल्टा नेगेटिव चार्ज को, ताकि ये न्यूट्रलाइज हो। अगर ये न्यूट्रलाइज होगा ना चार्ज, तो इसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि चार्ज न्यूट्रलाइज होगा ना तभी तो स्टेबलाइज होता है। NaCl एक बार वाटर में डिसॉल्व हो गया तो स्टेबलाइज क्यों होगा, क्योंकि वाटर के बाद मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इसको सराउंड कर लेंगे हर एक के टाइम। तो अपन क्या करेंगे, ये जो अट्रैक्शन है ना, एक आयन है, दूसरा मॉलिक्यूल का जो डाइपोल है, इस मॉलिक्यूल में डाइपोल था, तो एक आयन दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उसको अपन करेंगे क्या, आयन डाइपोल। हाइड्रेशन सबसे अच्छा एग्जांपल है अपने पास। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मान लिया आपने ये ऐसे लिख दिया मेरे पास, और इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आप अट्रैक्ट करवा रहे हो, और ये सराउंड करेंगे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, कहा आपने, इट इज नॉट दैट अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल में, अपन कहेंगे ये तो मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, जो ये मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल है वो आयन से अट्रैक्टेड है। यहां पर भी ऐसे ही होगा, अपन कहेंगे भाई Cl माइनस आयन है, अब इस पे नेगेटिव है तो वाटर कैसे इसको सराउंड करेगा, डेल्टा पॉजिटिव से, इसमें भी डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव। तो इस मॉलिक्यूल में डाइपोल है और ये आयन है, ये आयन उसके डाइपोल का अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है, अट्रैक्शन तो
अपोजिट चार्ज में होता है, और आपने लिखा है कि भाई ये जो फोर्सेस है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनमें, अट्रैक्टिव फोर्सेस। ठीक है, तो अपन ने कहा आप मुझे कोई भी आयन दे दो और कोई भी डाइपोल वाला मॉलिक्यूल दे दो, तो मैं उसमें बता देता हूं भाई कौन सा डाइपोल हो जाएगा। एक मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल हो और दूसरा आयन हो, तो मैं उसे डाइपोल अट्रैक्शन बोल दूं, दैट इज अ डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, तो अपन को पता चल गया कि डाइपोल अट्रैक्शन कैसे बताना है। अब ये सराउंड होगा पूरा, इधर भी सराउंड होगा, इधर भी सराउंड होगा, ऐसे। मैंने आपसे मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कहा, मैंने एक दो वाटर मॉलिक्यूल नहीं, मैंने तो बस इतना बना के दिखाया, बाकी तो अपन बता ही देंगे भाई। मिलियंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अट्रैक्टेड होंगे, इसके सराउंडेड होंगे। But this is a ion, and this molecule which is having a dipole is attracted by this ion. Then it will be called as ion dipole. ये थोड़ा सा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, क्योंकि अगर फुल फ्लैज नेगेटिव चार्ज होता तो उसमें फुल फ्लैज नेगेटिव चार्ज होता तो अट्रैक्शन ज्यादा होता, लेकिन पार्शियल नेगेटिव चार्ज है फिर भी अट्रैक्शन तो बता ही सकता हूं, राइट ना। तो अपन बता सकते हैं कि भाई अगर फुल फ्लैज नेगेटिव चार्ज होगा तो ऑब्वियस सी बात है पार्शियल अट्रैक्शन तो ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग होगा फुल फ्लैज नेगेटिव। यस, ठीक है भाई। तो अब उसका एग्जांपल, लेकिन मेरे सेंटेंस पे ध्यान देना है ना, मैंने आपसे कहा है फुल फ्लैज नेगेटिव चार्ज होता ये, तो इससे ज्यादा अट्रैक्शन होता है एज कंपेयर टू पार्शियल चार्ज। ऑब्वियस सी बात है, इसका स्ट्रेंथ कम है, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसलिए बहुत सारे मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट कर रहा है। Got it? ठीक है, इसको कहते हैं अपन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन। एक आयन ले लो, एक मॉलिक्यूल जिसमें डाइपोल हो, उसका अट्रैक्शन बता दो, मैं आयन डाइपोल बोल दूंगा। तो मुझसे ऐसे कहा गया, अच्छा बताओ ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन है क्या? मैंने इसको ऐसे किया, तो अपन कहेंगे बिल्कुल है, ये डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, ये डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ये आयन डाइपोल अट्रैक्शन है। ऐसा बना के दोगे, बता दूंगा आयन डाइपोल अट्रैक्शन है, राइट, बिल्कुल है। ठीक है, तो एक आपको आयन लेना है और एक मॉलिक्यूल लेना है जिसमें डाइपोल्स हो, और अगर डाइपोल होंगे तो उसके अट्रैक्शन को अपन आयन डाइपोल बोलेंगे। अब अपन दूसरे फोर्सेस की बात करते हैं, ये अपन को समझ में आ गया। आप एक कैटायन या एक एनाइन दोगे और फिर उसके बाद किसी डाइपोल मॉलिक्यूल से उसे अट्रैक्ट कर पाओगे। मतलब मेरे पास मान लो आपने ऐसे दे दिया, मेरे पास ये आयन है, ठीक है, अब ये आयन दे दिया, ये तो आयन हो गया मेरे पास, है ना। अब आप ये बताओ कि कोई डाइपोल देने वाले हो तो मैं आयन डाइपोल अट्रैक्शन बोल दूंगा। तो मैं कहूंगा अच्छा ठीक है, मेरे पास एक HCl मॉलिक्यूल है गैसियस, या HCl मॉलिक्यूल है, अब बताओ क्या करें। तो बता देंगे भाई ये तो फुल फ्लेज नेगेटिव चार्ज है और इस पर डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव है, तो ये मॉलिक्यूल बहुत सारे H डेल्टा H पॉजिटिव जो HCl के होंगे उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो इसको आयन डाइपोल बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, ये आयन है और ये डाइपोल है, दैट इज आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बिल्कुल बोलूंगा मैं इसको आयन डाइपोल अट्रैक्शन। हमें तो एक आयन चाहिए, चाहे आप कैटायन दे दो या एनाइन दे दो, और दूसरा मुझे मॉलिक्यूल चाहिए जिसमें डाइपोल, तो आयन डाइपोल बोल देंगे। मान लो मैंने तुमसे कहा मेरे पास ये है मैग्नीशियम है, और मैंने इसको ऐसे लिखा, Cl से, Cl के पास लोन पेयर भी है, ऐसे लिखा, तो इसको आयन डाइपोल बोल दूं? पर कहेंगे नहीं, इसको नहीं बोल सकते आप, उसमें डाइपोल है ही नहीं, उधर तो सेम एटम है बॉन्ड, तो हाउ कैन यू से दैट इट इज अ डाइपोल? सो इसको नहीं बोल सकते आप आयन डाइपोल। बट इज सो आयन तो है, डाइपोल वाला मॉलिक्यूल नहीं है, तो उसको आयन डाइपोल नहीं बोल सकते। ठीक है भाई, पता चल गया अपन को क्या होता है। दूसरा लिख लेते हैं, अब डाइपोल डाइपोल मतलब अब आप एक डाइपोल को दूसरे डाइपोल से अट्रैक्ट करवाने वाले हैं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। सर एक मिनट सर, एग्जांपल लिख रहे हैं। हाँ हाँ, लिख ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये नहीं होगा क्योंकि उसमें Cl2 में डाइपोल नहीं था, तो नो डाइपोल। ठीक है ना, मैं लिख देता हूँ, अगर अपन लिखेंगे तो अपन ऐसे बता सकते हैं कि उसमें डाइपोल नहीं था, इसलिए अपन उसे ऐसे बताएं। तो दो डिफरेंट एटम के बीच में हमेशा अपन को डाइपोल लिखना है। अब बताओ, वाई किस लिए लिखा है? किसने लिखा अपन को वाई? वाई मतलब क्यों, मतलब क्यों, बस हो गया।
जब तक दो डिफरेंट एटम नहीं होंगे उनके बीच में डाइपोल नहीं बन सकता, क्योंकि जब दो डिफरेंट एटम होंगे तभी तो अपन कहेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन उसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो बन गए डाइपोल बनेगा। नहीं तो डाइपोल कैसे बनेगा? अब इस वाले पार्ट को हटा रहा हूं। अब डाइपोल डाइपोल का मतलब हो गया कि एक मॉलिक्यूल डाइपोल दूसरा मॉलिक्यूल डाइपोल दोनों में अट्रैक्शन बना देते हैं, हो गया डाइपोल। राइट ना? बिल्कुल। तो अपन तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाई कौन सा दो डिफरेंट एटम है मतलब डाइपोल बनेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन से एटम है। डाइपोल वीक और स्ट्रांग हो सकता है लेकिन डाइपोल बनेगा। तो अपन कहेंगे when there is an attraction between two molecules, when there is an attraction between the two same or different molecule, same or different molecule, different molecule having dipoles, dipoles, then it is called मुझे लगा लिखने की जरूरत क्या है तो लिखा था डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, ये आ जाएगा भाई अपने पास, then it is called डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, बता देंगे। ठीक है भाई, तो चलो देख लेते हैं। अब अपन कहेंगे ठीक है, जैसे मान लेते हैं अपने पास ये गिवन है एग्जांपल इन HCl मॉलिक्यूल, है ना? तो अपन कहेंगे भाई HCl मॉलिक्यूल में H और Cl के बीच में डाइपोल्स है, डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव। तो फिर ये दूसरे मॉलिक्यूल को भी तो ऐसे कर सकता है ना, इसमें डेल्टा नेगेटिव इस पे डेल्टा पॉजिटिव, तो इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज इसको अट्रैक्ट करे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को, तो इसका डाइपोल और ये मॉलिक्यूल का डाइपोल मॉलिक्यूलर फॉर्म में है डाइपोल्स। मतलब अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये HCl मॉलिक्यूल में ना क्लाउड ऐसे दिख रहा होगा, इधर डेल्टा नेगेटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी इसकी तरफ शिफ्ट होगा, तो इधर अपन लिख लेंगे भाई इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डेल्टा नेगेटिव चार्ज की, इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज की। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अब इस मॉलिक्यूल का डेल्टा नेगेटिव चार्ज तो आ नहीं सकता इधर दूसरे मॉलिक्यूल का, और डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा तो रिपल करेगा इसमें, तो क्या करेंगे ये मॉलिक्यूल ऐसे इन्वर्ट हो जाएगा, इसका डेल्टा पॉजिटिव चार्ज इसका डेल्टा नेगेटिव चार्ज, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव में अट्रैक्शन होगा, तो इसको अपन कहते हैं डाइपोल डाइपोल। ऐसे एक चेन बनता जाएगा। तो अपन कहेंगे यही कुछ तो आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में बताया था, तो ऐसे ही तो कुछ बताया था आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कि ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड सिर्फ FON बना सकते हैं और वो काफी स्ट्रांग होता है इसके कंपैरिजन में। क्यों? क्योंकि जब FON से हाइड्रोजन अटैच्ड होता है तो हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत ज्यादा होता है, तो जब ये चार्ज बहुत ज्यादा होगा तो इससे इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। तो अपन ने लिखा भी था कि वंडरवॉल फोर्सेस में जो एनर्जी इन्वॉल्व होता है, अगर किलो कैलोरीज में देखा जाए तो H बॉन्डिंग में कितना इन्वॉल्व होता है, तो अपन ने लिखा था 9 to 5 किलो कैलोरीज। मैंने शायद उसको जूल्स में लिखा होगा तो जूल्स में लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और वंडरवॉल फोर्सेस जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है उसमें कितना होता है वंडरवॉल्स में, तो अपन कहेंगे इसमें 5 to 2 किलो कैलोरीज होता है, तो बहुत वीक होते हैं उसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंपैरिजन। तो ये वीक फोर्सेस है, व्हाई इट इज सो, बिकॉज़ Cl कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो अपन ने कहा था कि फिर जो एटम आपस में डाइपोल दिखाए लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बता सकते तो उनको बोलेंगे दे आर डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, है ना? क्योंकि मॉलिक्यूल का एक क्लाउड होता है, अपन जनरली पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल ना स्फेरिकल होता है, तो उसका एक क्लाउड होता है ऐसे, क्योंकि ये छोटा एटम है ये बड़ा एटम, तो थोड़ा वो क्लाउड भी ऐसे दिखेगा, इधर छोटा क्लाउड इधर बड़ा क्लाउड, और क्लोरीन की वजह से, क्योंकि अपन तो सिर्फ मॉलिक्यूल लिख रहे हैं, अगर वो इस टाइप से लिखेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा कुछ। तो ये जो अट्रैक्शन होता है ना बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स ना,
इसको अपन कहते हैं डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन, और वो वीक होगा क्योंकि यहां तो सीधा आयन का अट्रैक्शन है और डाइपोल उधर पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्शन है, और वो वीक होगा। आयन का अट्रैक्शन अगर इससे करोगे ना तो वो हमेशा स्ट्रांग होगा। आयन का अट्रैक्शन अगर किसी भी डेल्टा, मतलब अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अपन ने क्या किया, मैं आपको ऐसे बता देता हूं। मैंने आपको बताया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, या डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है। अगर मैं इसको ऐसे बनाता हूं, तो अपन को पता है इन दोनों में से कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग होगा, ये वाला। क्यों? डेल्टा पॉजिटिव तो दोनों में एक जैसा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन डोनर कौन सा अच्छा है, ये वाला। ये तो बताया था आपने लास्ट टाइम, उसमें क्या है। लेकिन अगर मैं ऐसे कर लूं तो अब अपन कहेंगे, आप अभी बोल तो रहे हो बार बार कि एनाइन हमेशा अच्छा डोनर एटम होगा किसी भी न्यूट्रल एटम से, तो फिर आप नेगेटिव चार्ज लिखोगे तो वही अच्छा डोनर एटम है, पर उससे अच्छा कौन डोनेट करेगा? नेगेटिव चार्ज है तो उस पर नेगेटिव चार्ज हमेशा अच्छा डोनर एटम है। अभी आप बोल तो रहे थे सेंटेंस, तो फिर ये वाला ज्यादा स्ट्रांग होगा, इधर तो सीधा नेगेटिव चार्ज, ये तो बहुत वीक होगा, ये तो न्यूट्रल एटम है, उसे इलेक्ट्रॉन देना है। आप इस पे नेगेटिव चार्ज लिखो तो मैं कहूंगा अच्छा दोनों नेगेटिव चार्ज। फिर ऑक्सीजन हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, उसकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी ज्यादा है। लेकिन अगर न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज है तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी, क्योंकि उसका क्लाउड बढ़ गया, डबल हो गया साइज न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में, बढ़ा अपन ने एनाइन का साइज। एनाइन तो हमेशा अच्छा डोनर एटम। तो अपन को क्वेश्चन मिलता है ऐसे, और फिर अपन कहते हैं और एक क्वेश्चन दिया था ऐसे, है ना, और फिर अपन से पूछते हैं कि बताओ कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में स्ट्रॉन्गेस्ट है। अपन क्या सोचते हैं, सर ने तो हमको यही बताया डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, उसके बाद अच्छा डोनर एटम होगा, और अपन को कहां बना दिया हमने, नेगेटिव चार्ज लेके। वैसे मैंने ये जानबूझ के नहीं बताया था, मैं इसको बताना भी नहीं चाह रहा था, वो आयन आया ना इसलिए बता दिया। मैं इसको तभी बताता जब तुम पूछते, क्योंकि तुमको अगर ये कहीं क्वेश्चन मिलता ना तो तुम लोग घबराते कि यार सर ने तो कुछ और ही बोला था, ये तो सब गड़बड़ हो रही है, क्या करें। फिर पूछते, परेशान रहते, और फिर जब मैं आपको बताता ना तो कभी नहीं बोलते। तो मेरा कंसेप्ट 100% स्ट्रांग होता था कि अब तुम नहीं बोलोगे क्योंकि तुमने पूछा ना, तो तुम लोग परेशान होके पूछते, और जो चीज परेशान होके मिलती है ना फिर उसको अपन नहीं भूलते कभी, क्योंकि एग्जाम में ऐसा हुआ ना, उसने नेगेटिव चार्ज दे दिया और अपन सोच रहे थे कि इन सब में पूछा किसी ने तुमसे ऐसे बना के, बताओ स्ट्रॉन्गेस्ट, अपन को पता ये वाला बताया आपने, पहले डेल्टा पॉजिटिव चार्ज चेक करना, वो तो सब में एक जैसा है, उसके बाद डोनर एटम की बात करना, जो सबसे अच्छा डोनर एटम होगा वही स्ट्रॉन्गेस्ट है, और अपन को उसने क्या बना दिया ऐसे। तो फिर ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट है। क्यों? आप अभी बोल तो नहीं बार बार, इसके पहले आयन डाइपोल में आपने कम से कम 3 बार रिपीट किया है कि डाइपोल में जब ये कोई आयन अगर डाइपोल के डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग होगा अगर हाइड्रोजन को अट्रैक्ट कर रहा है तो आयन ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा ना, और ये तो नेगेटिव चार्ज है, और यहां पर आप तो बॉन्डेड कर रहे हो, मतलब आप डेल्टा नेगेटिव की बात कर रहे हो, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर डेल्टा पॉजिटिव, तो अपन उसको ध्यान देंगे, कोई बात नहीं। कुछ पार्ट ऐसे होता है जो मैं छोड़ देता हूं, मैं तब तक नहीं बताता जब तक तुम पूछोगे नहीं, तुमने कभी पूछा नहीं, मैं कभी बताता नहीं, लेकिन तुम्हें कहीं ना कहीं तो पूछना ही पड़ता। इधर नहीं पूछोगे तो 70th ग्रुप जब पढ़ोगे ना हेलोजेंस, वहां तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, क्योंकि ये यहाँ पर इस टाइप के प्रिपरेशन, फ्लोरीन का प्रिपरेशन मेथड होता है ये, ठीक है। और क्वेश्चन भी काफी टाइम आता है कि ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट नहीं करता, ये तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है। ये एग्जिस्ट क्यों करता है? क्योंकि फ्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, केएफ में ना, ये पॉजिटिव है, फ्लोरीन नेगेटिव रहा होगा, तो ये ना हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, लेकिन सीएल हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, इधर सीएल नेगेटिव होगा और इधर HCl होगा, तो ये डाइपोल अट्रैक्शन तो हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, तो यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत कम है, तो इसका अट्रैक्शन भी कम होगा, ये बनता ही नहीं, ये एग्जिस्ट नहीं करता,
ये एग्जिस्ट करता है। रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ में आया? ठीक। और फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, सबके पास लोन पेयर एक एक। बताओ कौन इजीली अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर फ्लोरीन? ये अपने पास ऐसे है। इन सब में से अच्छा डोनर एटम कौन सा होगा? यहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज सेम है हाइड्रोजन पे। बताओ इस पे, मतलब ऐसे अगर है तो अगर कोई पूछेगा अपन से तो कौन सा अच्छा डोनर एटम होगा एचएफ में? इन सब में से कौन सा अच्छा डोनर एटम होगा? मैं भी तो यही कर रहा हूं। सो वी कैन राइट दैट है। अब ये तुम्हारे क्वेश्चन पार्ट वाला जो है ना, अब वो कह रहा है कि वाई एफ नेगेटिव इज अ बेटर डोनर एटम। क्या आदमी है, फिर वही वही अटक गया। रुक जाओ, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव, इस पर नेगेटिव, इसको ऑक्सीजन कर लेता हूं। इन दोनों में से अट्रैक्शन बताना है। इसका साइज इलेक्ट्रॉन देने का ये है ऑक्सीजन के लिए, और फ्लोरीन का ये। अब बताओ किसके इलेक्ट्रॉन लूजली बॉन्डेड होंगे, इसके या इसके, एफ नेगेटिव के? किसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा लूजली बॉन्डेड होगा? अब कह रहा है गॉट, ऑब्वियसली बात है। अब मैं क्या सोचता हूँ ना, कई बार ऐसे भी होता है, मुझे लगता है क्या ना, अच्छा पीरियोडिक टेबल बताया तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सब कुछ तो उसको पता होगा, और तुम लोग क्या करते हो, जो पढ़ा रहे हो हम लोग वही पढ़ लें, बड़ी बात है। थोड़ा रिवीजन नहीं, रिवीजन करना मत भूलना, रिवीजन तो कंपलसरी है भाई, वरना तभी मैंने कहा ना ये तो फटाफट हो जाएगा। अच्छा, एक डाइपोल मॉलिक्यूल को दूसरे डाइपोल से अट्रैक्ट करवाना हो गया, डाइपोल डाइपोल। हमें बस इतना ही चेक करना है ना कि एक मॉलिक्यूल में डाइपोल हो, दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल हो, इसका डेल्टा पॉजिटिव इसके डेल्टा पॉजिटिव को अट्रैक्ट करवाना है। और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनानी चाहिए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा तो फिर डाइपोल नहीं बोल पाऊंगा उसको, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही बोलनी पड़ेगी। इसकी जगह एफओएन में से कोई आता तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलता। वो वंडरफुल फोर्सेस नहीं है, वो अलग फोर्सेस है, वो ज्यादा स्ट्रांग है, राइट? तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप ऐसे बता दो इसको क्या बोले फिर। एग्जाम्पल दूसरा लिख रहा हूं मैं, है? मान लो मेरे पास एच और सी एल है, ठीक है भाई, मैंने एच और सी एल को ऐसे बना, इसमें डेल्टा पॉजिटिव है, इसमें डेल्टा नेगेटिव है मेरे पास, ठीक है? इसको मैं अट्रैक्ट करवा देता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन था, मैंने इसको ना मतलब H2S जैसे करवा देता हूं ये। तो इसको क्या बोलूं, इसको डाइपोल डाइपोल बोल दूं अट्रैक्शन, इसको डाइपोल डाइपोल बोलूं क्या? हाँ बोलो ना, एक मॉलिक्यूल में डाइपोल, दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल, एक मॉलिक्यूल में डाइपोल और दूसरे मॉलिक्यूल में भी डाइपोल, विल गेट दैट, ठीक है ना? तो एक मॉलिक्यूल में डाइपोल, दूसरे मॉलिक्यूल में डाइपोल, ये भी डाइपोल डाइपोल है। हमें तो दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हो या दो सेम मॉलिक्यूल हो, अगर दोनों में डाइपोल है तो अपन डाइपोल डाइपोल बोलेंगे। अब कोई भी मॉलिक्यूल लिख लो, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन। मान लो मेरे पास ऐसे, अपन कहेंगे मेरे पास ये CH3 है, थोड़ा सा बड़ा सा मॉलिक्यूल लिख दिया किसी ने अपन कहेंगे कार्बन और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो होता है, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। अब मैं कहूंगा अच्छा मान लो इसे कोई ऐसे एटम से अटैच करता है जो ये हो गया अपने पास, इसमें भी डाइपोल बनेगा, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, इधर डेल्टा नेगेटिव, तो इस पे 3 डेल्टा पॉजिटिव। अगर 3 डेल्टा पॉजिटिव होंगे तो ये तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ। क्यों करेगा? क्योंकि हाइड्रोजन तो प्रोटॉन है, उसकी तो इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है। तो अगर कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा इनके इलेक्ट्रॉन ले जाने से, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन इधर पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, ये भी पुल करेगा, तभी तो 3 डेल्टा पॉजिटिव लिखा आपने।
तो फिर मैं कहूंगा यहाँ बहुत ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव, और डेल्टा पॉजिटिव होगा तो इन दोनों में अट्रैक्शन बताऊंगा। तो इसको क्या बोलूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूं या डाइपोल डाइपोल बोलूं? तो अपन कहेंगे इसको डाइपोल डाइपोल बोलो। इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। व्हाई इट इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग? है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अरे भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो अपन उस हाइड्रोजन के लिए बोलते हैं जो FON से अटैच्ड होता है, ये तो कार्बन से अटैच्ड है। तो अपन इसे क्या बोलेंगे, दिस इज आल्सो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, मान लेते हैं फिर कि ये डाइपोल डाइपोल, एक एग्जांपल अपने पास ये आ गया, एक एग्जांपल अपन ने ऐसे लिख लिया, ठीक है, एक एग्जांपल अपन ने ऐसे लिख लिया। अब अगर सपोज अपने पास ऐसे होगा, तो मैंने आपसे कहा कि भाई मेरे पास ऐसे CH3 है, ऑक्सीजन है, CH3 है, इसके पास 2 लोन पेयर है, इसलिए मैंने इसका बेंट शेप बनाया, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें डाइपोल लिखूं? हाँ लिखो, ये डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव। तो इसमें HCl को डाल दूंगा तो क्या इसको भी डाइपोल बोल सकते हैं क्या? बिल्कुल बोलो डाइपोल, ये भी डाइपोल बिल्कुल है, ये भी डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, इसको भी डाइपोल डाइपोल बोलेंगे, डाइपोल हो जाएगा। मुझे एक मॉलिक्यूल का डाइपोल दूसरे मॉलिक्यूल के डाइपोल से अट्रैक्ट कर रहा है तो अपन उसको भी डाइपोल बोल देंगे, दैट इज आल्सो डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। ठीक है, फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है मान लिया। तो इसमें ना अपन को सिर्फ ये पता होना चाहिए, ठीक है, कार्बन पे मैंने 3 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लिखे क्योंकि ये एक डेल्टा नेगेटिव है, तो इस बॉन्ड से एक डेल्टा पॉजिटिव आएगा, एक इस बॉन्ड से एक डेल्टा पॉजिटिव, इस बॉन्ड से एक डेल्टा पॉजिटिव, तो वहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज बहुत सारे आते हैं। ये होता है डाइपोल डाइपोल। अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल लिख लो आप, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लो भाई, अगर मान लो मेरे पास ऐसे, अब इसमें ना ऑर्गेनिक कंपाउंड, थोड़े बड़े कंपाउंड ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनमें अपन से ज्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी ले रहा था कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को ले लो ताकि अपन को पता रहे कि भाई उसमें भी अपन ऐसे बता सकते हैं। तो जैसे अपन ने लिखा हमारे पास ऐसे क्या है, इसमें अपन ऐसे कर लेते हैं CH3, और मैं ऐसे लिख लेता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। तो इसमें इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज, ऐसे लिख देता हूं, डाइपोल डाइपोल तो बन रहा है। तो इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं क्या, इसका मतलब इसके साथ रिएक्शन करवा दिया मैंने, ये डाइपोल डाइपोल हो जाए। तो अपन कहेंगे इधर अगर लिखूंगा ना मैं ऐसे डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, तो मैं कहूंगा ये डाइपोल डाइपोल नहीं है। व्हाई इट इज सो? इसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, इधर भी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, और उसका हाइड्रोजन जो है वो फिर ऑक्सीजन से अटैच्ड है, फिर तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। तो अपन कहेंगे ये डाइपोल डाइपोल नहीं लिखते हैं, अपन ऐसे कर देते हैं। अब तो है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो, तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अब इस ये तो बना सकता है डाइपोल डाइपोल, क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता था, ये ऑक्सीजन इधर है, लेकिन इसके ऑक्सीजन से कोई ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है OH, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता। तो अपन क्या कहेंगे, ये डाइपोल डाइपोल तो बोल सकता हूं, लेकिन इन दोनों में बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बोल सकता। यहां पर अपन क्या बोल देंगे, अच्छा खासा डाइपोल बन रहा ना, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, अगर सिर्फ इस मॉलिक्यूल को ले लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना दूंगा मैं, इस मॉलिक्यूल को हटा लो, ये मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है, ये तो ईथर, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं है ना, सिर्फ ईथर होता है, आपने ऐसे लिखा है। अब दूसरा अपन ने, फिर अपन कहेंगे अच्छा ठीक है ऑक्सीजन था, लेकिन ये हाइड्रोजन बॉन्ड जैसे तो बोल सकता हूं ना, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो अपन कहेंगे ठीक है, आप इसके रिस्पेक्ट में इसको बोल सकते हो, क्योंकि अपन को हाइड्रोजन बॉन्ड के लिए क्या कंडीशन बोली थी मैंने कि FON ये हाइड्रोजन से अटैच होना चाहिए, तीनों में से कोई भी, और वो जिस एटम से अट्रैक्ट कर रहे हो वो भी FON में से कोई हो, वो भी FON में से कोई हो, तो आप इस बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना बोल देना। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जैसे तो बना रहा है, बिल्कुल बना रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, लेकिन ये मॉलिक्यूल आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना सकता, वो बना सकता है। मतलब एक मैंने मॉलिक्यूल पोलर ले लिया, दूसरा नॉन पोलर ले लिया, तो उनके बीच में क्या अट्रैक्शन बोलूं, तो अपन कहेंगे उधर अगर आपको बोलना है तो मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो पक्का बोलूंगा कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, लेकिन अगर आप ये बोलोगे कि इसमें और ये दोनों पोलर मॉलिक्यूल है तो मना कर दूंगा, ये नॉन पोलर वो पोलर है। तो इसको नॉन पोलर क्यों बोल दिया, तो उसके लिए मैं ऐसे बोल सकता हूं कि भाई ईथर्स जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल,
अब याद रखना पड़ेगा, इससे अच्छा मैं पोलर मॉलिक्यूल बता दूंगा आपको। देखो भाई, पोलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं, मॉलिक्यूल भी कैसे बोलोगे, पोलैरिटी तो सभी में दिख रहा है मुझे, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, तो डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव तो सभी में दिख रहा है, लेकिन ये इसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकता हूं। अभी सॉल्वेंट पढ़ाना ठीक रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अपन तो ये कहेंगे कि ये मॉलिक्यूल में इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा, सीधी सीधी बात, जो आपने बताया अभी उसके हिसाब से ये मैच बॉन्ड बोलूंगा। तो इसको डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन में रखूं क्या? तो फिर कहेंगे रख दो, क्योंकि ये डेल्टा पॉजिटिव है, ये इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसका अट्रैक्शन तो हो रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो अपन कहेंगे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहेगा। तो अपन कहेंगे देखो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर होगा तो मैं इसमें डाइपोल डाइपोल जो होगा काफी स्ट्रांग हो जाएगा ये। तो फिर कैसे बोले, आयन डाइपोल बोल दूं? आयन डाइपोल भी नहीं बोल सकता, आयन है कहां जो आयन डाइपोल बोले? ये डाइपोल है, ये डाइपोल है, तो इन दोनों में मैं अट्रैक्शन ही बोल सकता हूं बस, इन दोनों में अट्रैक्शन ही बोल सकते हैं अपन। लेकिन अगर ऐसा बना के दिखाया तो अपन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। ठीक है, ठीक है। अब मैं तुम्हें ये बताता हूं कि भाई इतना सारा मैं आपको इधर उधर से ऐसे क्यों बता रहा था कि अपन ऐसे बोले या ना बोले। मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने लिख दिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं क्या बोल रहा था कि अपन देख, उसके लिए मैं क्यों तुमसे बोल रहा था, और काफी अच्छे कंसेप्ट जाते, इसलिए मैंने उसको आपको रोका कि नहीं अपन उतना नहीं पढ़ेंगे, उतना रेडी नहीं हो आप समझने के लिए। जैसे CH3 सी डबल बॉन्ड OH है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन सकती है, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना के दिखाओ इसमें, ये लो बना दिया अपन। दो मॉलिक्यूल आपस में ना ज्वाइन हो गए। ये जो मॉलिक्यूल है ना अपन ने लिया, ये है ईथर। ये क्या है? ईथर। अपन को एक बात पता है, अगर मैं तुमसे कहूंगा HCl को पानी में डालो, तुम कहोगे उसमें क्या, अभी H प्लस साइन और Cl माइनस साइन बना देता हूं, बनाओगे ना? मतलब आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि आपने कहा मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, मैं इसको हटा लेता हूं, अपन ये इसमें तो समझ में आ गया। तो मैंने कहा भाई HCl को ना पानी में डाल दो, तो तुम कहोगे ठीक है, ये लो भाई H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव बन गया, डिसॉल्व हो गया। क्यों डिसॉल्व हुआ? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल था, आपने पोलर सॉल्वेंट में ऐड किया। वाटर इज अ पोलर सॉल्वेंट। अच्छा मैं तुमसे कहूं HCl है मेरे पास, इसको बेंजीन में डाल दो, डिसॉल्व हो जाएगा HCl? तुम कहोगे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये पोलर मॉलिक्यूल और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। हमें कैसे पता ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है? तो बेंजीन है ना, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट और नॉन पोलर ही तो होते हैं अपन जो कहते हैं। तो जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन है वो पोलर कैसे हो सकता है? वो पोलर सॉल्वेंट कैसे हो सकता है? हाइड्रोकार्बन तो हमने कभी नहीं सुना वो पोलर सॉल्वेंट होता है। अब इतना तो मतलब अपन को पता चलेगा ही ना, इतना तो पढ़ा ही होगा, तो अपन को पता है वो तो पहले से। तो मेरा मतलब ये था, ये पोलर है और ये नॉन पोलर, ईथर ना, बेंजीन की जगह आप ईथर लिख दो, तब भी मैं यही कहूंगा, डू नॉट डिसॉल्व, नो सोल्यूशन, इसमें कोई रिएक्शन या सोल्यूशन नहीं बनेगा। व्हाई इट इज सो? हाउ कैन अ पोलर सॉल्वेंट विल, पोलर कंपाउंड विल डिसॉल्व इन अ नॉन पोलर कंपाउंड? वो तो डिसॉल्व हो गई नहीं भाई। NaCl पानी में डिसॉल्व हो सकता है, NaCl पानी में डिसॉल्व हो सकता है, लेकिन NaCl बेंजीन में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। NaCl ईथर में डिसॉल्व होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? दे आर नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो मेरा मतलब ये था, ये एक पोलर सॉल्वेंट होता है, एसिडिक एसिड, पोलर सॉल्वेंट। और पोलर सॉल्वेंट कैसे डिसॉल्व हो जाएगा नॉन पोलर सॉल्वेंट? तो डिसॉल्व हो गई नहीं। तो फिर ये आपस में अपने आप तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, इसके ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन ये इसमें कभी डिसॉल्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर, ये पोलर सॉल्वेंट और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो अगर अपन से पूछेंगे कि एसिडिक एसिड क्या डिसॉल्व होगा इसमें? नहीं होने वाला। कल मैंने एक बात और बताई थी, मतलब पिछले क्लास में, कि H2O ईथर में डिसॉल्व नहीं होता, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है, और वाटर से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा है। दो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं एक ही मॉलिक्यूल में, ऊपर भी बन रहा है नीचे भी बन रहा है।
इसलिए मैं उसको बोल रहा था कि क्या करें इसको, मतलब एग्जाम्पल शायद मैंने ज्यादा अच्छा ले लिया जल्दी, कोई बात नहीं, थोड़ा सा स्लो पढ़ के चेक कर लेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे कि इसमें OH मॉलिक्यूल था, तो इसका और इसका अगर आप बना के दिखाओगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं कि भाई ठीक है ये OH से अटैच्ड है और इधर ऑक्सीजन को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बोल ही दूंगा, क्योंकि आपने क्लियर स्टेटमेंट दिया है ऑक्सीजन FON को हाइड्रोजन से अटैच्ड होना चाहिए और उनमें जो अट्रैक्शन हो वो भी FON से होना चाहिए। वो FON किससे अटैच्ड है उसके लिए आपने कभी कुछ नहीं कहा, ठीक है, मैं इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलूंगा लेकिन सॉल्युबिलिटी नहीं बोलूंगा। तो अपन क्या करेंगे, फिर इसको डाइपोल डाइपोल भी बोलो और हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोलो। तो ज्यादा क्या बोलूं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा क्यों बोलें, क्योंकि यहां पर H प्लस साइन अगर आपने बना के दिखाया तो ये अट्रैक्ट तो करेगा ही करेगा 100%, क्योंकि जितने भी एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल होंगे ना वो आपस में ऐसे होंगे, वो दूसरे से उनको जरूरत ही नहीं कुछ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, वो आपस में ही ऐसे होंगे, तो इससे इंटरेक्ट नहीं करेंगे, वो डिसॉल्व नहीं करेंगे इसके साथ। तो अगर आपने ऐसे दिया तो फिर को बताना पड़ेगा, फिर तो है ही, मतलब आपने इंटरेक्ट करवा के दिया ना मुझे, अब दिया तो फिर बताएंगे अपन, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस टाइप के अपन एग्जांपल ले सकते हैं। अब वो क्या था कि 2-3 एग्जांपल के बाद अच्छा एग्जांपल आना शुरू हो ही जाता है कि अब ये भी बता दो बच्चों को, ये भी बता दो, लेकिन वो बता दो मतलब धीरे 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 धीरे, एकदम अगर अपन पढ़ेंगे सारी चीजें गड़बड़ होगी। तो अपन को सीधा सीधा ये पता है भाई, एक डाइपोल हो दूसरा डाइपोल, हम उसे डाइपोल डाइपोल बोलते हैं, ठीक है। अब थर्ड टाइप का बॉन्डिंग देखते हैं। आपने लिखा था डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, ठीक है भाई, अब ये क्या है, तो अपन कहेंगे देखो एक मॉलिक्यूल, इंड्यूस डाइपोल का मतलब होता है इसमें डाइपोल वाला मॉलिक्यूल, तो डाइपोल मतलब पोलर ही लिख दो ना, पोलर पोलर मॉलिक्यूल, तो मुझे ज्यादा इजी हो जाएगा, और इंड्यूस मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल। चलो देखते हैं क्या होता है, इतना लिखने से मुझे हमेशा याद रहेगा इंड्यूस डाइपोल क्या होता है, ठीक है, चलो देखते हैं। So the attraction between the molecule, the polar molecule and the non-polar molecule. The dipole of polar molecule, है ना, the dipole of polar molecule will generate the dipole in non-polar molecule. ये हो जाएगा बस। अच्छा, प्लीज एक्सप्लेन पोलैरिटी एज मच एज पॉसिबल। रुक जाओ, पोलैरिटी ना, एक्चुअली पोलैरिटी ना, अब वो शीट में सब इधर उधर कर दिया उन्होंने, शीट में आई डोंट नो व्हाई, मतलब इस बार उन्होंने क्यों इधर उधर सब गड़बड़ कर दिया, और डाइपोल मूवमेंट दे हैव डन, उन्होंने केमिकल बॉन्डिंग 5 में डाल दिया, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और रेजोनेंस को लास्ट में होना चाहिए था, डाइपोल मूवमेंट तो पहले ही पढ़ा दो ना, क्योंकि पोलैरिटी इन द मॉलिक्यूल, मैं तो ORM जो, अरे ORM बार बार आ रहा है, वो केमिकल बॉन्डिंग 4 से पहले ना 5 पढ़ेंगे, पहले 5 पढ़ेंगे ताकि अपन को पोलैरिटी पता चल जाए कि पोलैरिटी होती क्या है, उसके बाद पढ़ेंगे। वो एनसीईआरटी का जो सीक्वेंस है ना, वो बड़ा अच्छा सीक्वेंस होता है, आई डोंट नो व्हाई दे हैव चेंज्ड, मुझे ऐसे लग रहा है कि मतलब सारी चीजें ना रटवा दो बच्चों को, और रटवाने में तो बच्चे फिर मतलब वो इंटरेस्ट लूज कर जाते हैं, है ना। तो पोलैरिटी का क्या मतलब होता है, वो मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी, अभी अपन इसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा अपन को, एक डाइपोल ले लो, जैसे अपन डाइपोल ले रहे हैं, इसमें दिखाता हूँ कैसे। मैंने क्या किया, एक पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूँ, ले लिया भाई, ये डेल्टा पॉजिटिव है और ये डेल्टा नेगेटिव,
डेल्टा पॉजिटिव लेते हैं, एक डेल्टा नेगेटिव लेते हैं। तो ये पोलर मॉलिक्यूल। पोलर मतलब जिनमें ये जितना ज्यादा इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा उतना ज्यादा पोलैरिटी होगा। बस इसको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन के लिए डाइपोल मोमेंट पढ़ना होता है कि न्यूमेरिकली कैसे बताओ, तो वो अपन डाइपोल मोमेंट पढ़ेंगे। इसके बाद अपन वही पढ़ेंगे पहले। तो अपन क्या करेंगे, ये डाइपोल है मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। अब मेरे पास एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल I2 ले लेता हूं। इसमें तो पोलैरिटी होगी नहीं क्योंकि मैं डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव लिख ही नहीं सकता भाई, इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है ही नहीं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं है तो किसकी तरफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड है कैसे बताऊं, नहीं बता सकता। तो फिर ये जो मॉलिक्यूल है ना, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड। मॉलिक्यूल्स आर जनरली व्हाट, स्फेरिकल इन शेप। तो अपन क्या करेंगे, ये मॉलिक्यूल जब इसके पास आएगा, मतलब फिर मुझे पास लेके जाना पड़ेगा ना डिस्टेंस। हाँ बिल्कुल, जैसे अपन कहते हैं ना आयन डाइपोल। अगर अपने पास ना Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है, तो अपन कहेंगे इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, तो अपन कहेंगे फोर्स, अभी बता देता हूं भाई, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। फुल फ्लैट चार्जेस है ना, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज। तो अपन कहेंगे अच्छा ठीक है, डाइपोल डाइपोल बताओ। तो अपन कहेंगे अच्छा डाइपोल डाइपोल लो भाई, फोर्स दैट विल बी, अब दोनों पे डाइपोल डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव होगा, तो डाइपोल डाइपोल में डेल्टा पॉजिटिव इंटू डेल्टा नेगेटिव डिवाइडेड बाय R टू द पावर ऑफ 3 लिख दूंगा, मतलब और छोटा डिस्टेंस। फोर्स विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। इसमें और छोटा हो जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल, डाइपोल अपन कहेंगे ठीक है भाई, फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय R टू द पावर ऑफ 4। मतलब मुझे ना ये फोर्सेस जो है ये तब एक्ट ऑपरेट करेंगे जब मॉलिक्यूल काफी पास आ जाएंगे। इधर भी ऐसे होगा, मैं इसको इसके पास लेके जाऊंगा। अगर इसके पास लेके जाऊंगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना बाहर सरफेस एरिया पे, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ये क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा। भाई इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनेगा ना, क्लाउड बनता है, स्फेरिकल क्लाउड बनता है। अपन कहते हैं ना मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल नेचर। तो अपन कहेंगे इसका एक क्लाउड था, उस क्लाउड को ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। अगर क्लाउड को ये अट्रैक्ट करेगा ना अपनी तरफ, तो ये अपन को ऐसे दिख रहा होगा, ClH, इस पे तो ऐसे ही रहेगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, लेकिन उसका जो I का क्लाउड है ना I2 का, वो अपन ऐसे बना देंगे। अब ये ऐसे हो जाएगा, ये इसका जो क्लाउड होगा थोड़ा सा ऐसे बना देता हूं। इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर ये पुल करेंगे ना इसकी तरफ, तो ये ऐसे हो जाएगा, मतलब ये क्लाउड इधर शिफ्ट हो जाएगा, ऐसे शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, इस तरफ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था, तो ये क्या करेगा, उस क्लाउड को अपनी तरफ पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाले क्लाउड को। अगर पुल करेगा तो अपन क्या करेंगे, फिर मैं तो इस तरफ अगर शिफ्ट होगा तो मैं कहूंगा एक तरफ अनबैलेंस्ड हो रहा ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई इसमें भी तो यही था, इसमें क्या हो रहा था, इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे थे, तो इसकी तरफ शिफ्ट हो रहे थे तो अनबैलेंस हो गया ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इधर इक्वल थोड़ी है, आपने आई में तो लेकिन दोनों तरफ अनबैलेंस थोड़ी थे, इधर इधर थोड़ी अनबैलेंस थे। इधर तो जितना क्लाउड उसके पास होगा इलेक्ट्रॉन का, उतना ही क्लाउड इसके पास है। देयर इज नो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, राइट ना, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन, मतलब देयर इज नो डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव, कि दोनों सेम एटम है, देयर इज नो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यहां पर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। और यहां पर क्या हुआ, इसकी वजह से जब इसने इसके क्लाउड को पुल किया अपनी तरफ, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट होना शुरू हो गया। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट होगा तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, इस तरफ डेल्टा नेगेटिव और इस तरफ डेल्टा पॉजिटिव। जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई वहां नेगेटिव चार्ज। यहां भी तो आप यही कहते हो, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई वहां पॉजिटिव चार्ज, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई वहां डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अच्छा अच्छा, आप सीधी सीधा बात है कि अब तक जो भी पढ़ा रहे हो आप, मुझे सीधा सीधा आप ये बता रहे हो कि भाई जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसकी तरफ होगी। अगर एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, ट्रांसफर कर दो इलेक्ट्रॉन, नॉन मेटल को दे दो, दैट इज आयनिक बॉन्ड। अगर कोवेलेंट बॉन्ड है तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस देख लो।
अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जैसे मान लो मैं इसकी जगह ऐसे लिखता, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इससे, तो अपन कहते हैं अच्छा ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन पुल करेगा ना अपनी तरफ इसके कंपैरिजन में। हाँ बिल्कुल करेगा। मतलब दो एटम के बीच में जब भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा वहां डाइपोल जनरेट होंगे, बिल्कुल होंगे। डिपेंडिंग ऑन द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस डाइपोल का स्ट्रेंथ होगा। अगर ज्यादा डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के डिफरेंस स्ट्रेंथ होंगे। जितना डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये लेगा ना। और जब अपन कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल को कोई पोलर मॉलिक्यूल के पास लेके आएंगे तो वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा वो क्या करेगा, अपन इसको काफी पास लेके जाएंगे तो ये उसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ पुल करेगा, क्योंकि उस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसके इलेक्ट्रॉन ये ले गया। तो इसमें पोलैरिटी नहीं थी, इसने जनरेट की उसमें पोलैरिटी। तो इसी को तो अपन इंड्यूस वर्ड यूज करते हैं, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पहले थी नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड, किसी के आने से जनरेट हुई, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट ना भाई। इलेक्ट्रॉन जब मतलब जैसे वायर है, इलेक्ट्रिक वायर, तो जब उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेगा, मूव करेगा, तब जनरेट होती है ना इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर आप स्विच ऑफ कर दो तो फिर नहीं होगा। ठीक, इसको कहते हैं अपन इंड्यूस्ड बॉन्ड। मतलब इंड्यूस्ड, किसी को डाउट है? बेंजीन में नहीं हो सकती, आप चिंता मत करो, बताऊंगा। वो चीज बेंजीन में नहीं हो सकती, वो चीज इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड वो बेंजीन में नहीं हो सकती, वो बताऊंगा कैसे नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, इसमें ये अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, एक्चुअली प्रॉब्लम ये था ना, अगर मैं तुमको बॉन्डिंग 1 2 3 के हिसाब से नहीं पढ़ाता हूं ना, अपने हिसाब से पढ़ाऊंगा ना, तो क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाओगे ORM 2 3 के, जब आपका बॉन्डिंग चैप्टर खत्म हो जाएगा। क्योंकि ये तो मैं लास्ट में पढ़ाता हूँ, ये तो पढ़ाता भी नहीं, ये तो लास्ट में बोलता हूँ ना खत्म हो गया, तो लास्ट में ये बोलता हूँ, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं सब कुछ, डाइपोल मोमेंट। अब इसमें तो सीधा गिवन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं कैसे बोलूँ कि खत्म हो गया आपका केमिकल बॉन्डिंग थ्री। तो ये है उसमें, मुझे पढ़ाना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, अपन मतलब उसको आपको बताता रहा हूँ साफ साफ उसमें है क्या। अच्छा, एक पोलर मॉलिक्यूल, एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल में डेल्टा पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, इसमें होता है। इसका डेल्टा पॉजिटिव, इसको इलेक्ट्रॉन तो चाहिए ना भाई, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ये तो रिपेल करेगा, तो ये ऐसे हो जाएगा, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इलेक्ट्रॉन को अगर पुल करेगा तो ऐसे हो जाएगा। एक तरफ अगर इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल होगा तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव और नेगेटिव जनरेट हो गया। तो क्या हुआ, पहले तो नहीं था, लेकिन इसके आने से जो पुल किया ना उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो आपने क्या कर लिया, इंड्यूस कर लिया। तो आपने साफ साफ लिखा था ऊपर, डाइपोल ले लो, एक नॉन पोलर लो, इस डाइपोल पोलर मॉलिक्यूल से इसमें डाइपोल जनरेट कर लेना, बता देना, देखो। अच्छा, इसका मतलब है कि डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल का मतलब है एक पोलर मॉलिक्यूल दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल, पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल में इंड्यूस करेगा डाइपोल्स, दैट इज कॉल्ड इंड्यूस्ड। बिल्कुल, डेफिनेशन पूछेंगे बता देंगे, स्ट्रक्चर एग्जांपल पूछेंगे बता देंगे, कोई एग्जांपल दे देंगे बता देंगे भाई उसमें क्या करना है। तो इस टाइप का कहीं भी हो सकता है क्या? हाँ बिल्कुल कहीं भी हो सकता है। आप कोई मॉलिक्यूल दे दो, मैं बता देता हूँ, आप N2 ले लो, I2 ले लो, मैं तो नॉन पोलर लेना है, कोई भी नॉन पोलर ले लो, आपकी मर्जी। तो नॉन पोलर में मैं इसकी जगह CH4 ले लूं, हाँ CH4 ले लो, हमें तो उसका क्लाउड चाहिए भाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड होगा, मैं उससे बना दूंगा, आप ऐसे लिख लो। मेरे पास ये है, वो एग्जाम्पल 1 ले लेते हैं, ये एग्जाम्पल 1 कर देते हैं। अच्छा ठीक है, मेरे पास ये है, एग्जाम्पल 2 ले लेता हूं, तो मैं लिख लेता हूं CH4 एंड H2S। हाँ ठीक है, इसमें डाइपोल है, इसमें नहीं है, ये नॉन पोलर है। अगर ये नॉन पोलर है तो ठीक है, क्योंकि CH4 है, हाइड्रोकार्बन है, नॉन पोलर ही होते हैं। तो H2S में तो डाइपोल है ना, लेकिन हाँ है, इस पे डेल्टा नेगेटिव है, इस पे डेल्टा पॉजिटिव, इस पे डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव। तो इसका जो डेल्टा नेगेटिव है वो इसके जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल है CH4, CH4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो अपन कहेंगे इसका, ये CH4 तो नॉन पोलर होता है, इसका क्लाउड होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, मॉलिक्यूल का एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। अब क्या करें,
डेल्टा नेगेटिव से रिपेल करेगा क्योंकि इसका अपना इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो अपने आप स्विच हो जाएगा ये ऐसे या ऐसे, ताकि अपन उसे इस डेल्टा पॉजिटिव चार्ज से अट्रैक्ट करवा दो। थोड़ा सा बनाने के लिए अपन वैसे कर रहे हैं, तो भाई अपन ऐसे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को साफ साफ दिखे ये। तो जब ये अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगी, या तो ये प्रोटॉन होगा इसके पास या फिर वो प्रोटॉन होगा इसके पास, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट हो जाएगी। CH4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उसके पास कोई पोलैरिटी नहीं होती, राइट? तो अपन बता देंगे, तो विल से दैट CH4 विल बी द हाइड्रोकार्बन सारे नॉन पोलर होते हैं। तो विल से दैट भाई इसमें ये डेल्टा पॉजिटिव, और अपन ऐसे बता सकते हैं ये हो गया डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, और इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट कर देंगे भाई CH4, ये क्लाउड था अब ऐसे बना देंगे, तो इसमें डेल्टा नेगेटिव हो गया और इधर डेल्टा पॉजिटिव लिख दे रहा है, ये हो गया अपने पास। किसी को डाउट नहीं तो अपन बता सकते हैं। एक पोलर हो दूसरा नॉन पोलर हो, तो अब मैं लिख सकता हूं फोर्थ वाला पॉइंट, ठीक है ना? अपन लिखेंगे फोर्थ वाला, दैट इज इंस्टेंटेनियस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, तो चलो देख लेते हैं। इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल, इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल, तो चलो देख लेते हैं अपन क्या करेंगे इसमें। तो अपन क्या करेंगे इंस्टेंटेनियस इंड्यूस्ड डाइपोल मॉलिक्यूल में, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि दे आर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, उनमें पोलैरिटी नहीं होती, पोलैरिटी हम जनरेट करते हैं उसमें। दीज आर द वीकेस्ट फोर्सेस, ये वीकेस्ट फोर्सेस तभी ऑपरेट करेंगे जब फोर्स r टू द पावर ऑफ 6, मतलब मॉलिक्यूल बहुत पास होंगे, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल r टू द पावर ऑफ 6। वीकेस्ट फोर्सेस generally operates in non-polar molecules or atoms. These are also called weak, or we can write that London dispersion forces. Dispersion forces, इनको अपन लंडन डिस्पर्सन फोर्सेस भी बोलते हैं, राइट? चलो देखते हैं अपन क्या करेंगे कि भाई इंस्टेंटेनियस डाइपोल में, तो मेरे पास एग्जांपल ले लेता हूं, लिक्विफिकेशन ऑफ नोबल गैसेस। भाई नोबल गैसेस को भी तो अपन लिक्विफाई कर सकते हैं, नोबल गैसेस में भी लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, और जब वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वहां यही फोर्सेस होते हैं जो एक्ट कर रहे होते हैं। चलो देखते हैं कैसे। मेरे पास सपोज ऐसे गिवन है, ये क्रिप्टॉन है, मतलब कोई भी आप नोबल गैस ले लो, तो मैं कहूंगा क्रिप्टॉन और एक और क्रिप्टॉन मॉलिक्यूल ले लेता हूं, तो क्रिप्टॉन एटम, मैं कोई भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल ले लेता हूं। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है कि इंड्यूस्ड डाइपोल मतलब एक नॉन पोलर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था इंड्यूस्ड डाइपोल के लिए, मतलब मेरे पास नॉन पोलर है और मैं इंस्टेंटेनियसली उसमें डाइपोल जनरेट करूंगा। तो मेरे पास दो एटम्स ले लिए मैंने क्रिप्टॉन के, आप नॉन पोलर ले लो, मेरे पास ऐसे क्रिप्टॉन है, दो क्रिप्टॉन ले, उसकी ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक और क्रिप्टॉन ले लो, दोनों ही गैसियस स्टेट में, दे आर गैसेस एट रूम टेम्परेचर, नोबल गैसेस एट रूम टेम्परेचर,
लेकिन नोबल गैसेस को भी लिक्विफाई तो करते हैं ना अपन। भाई गैसेस भी लिक्विफाइड होते हैं ना, तो गैसेस लिक्विफाइड कैसे होते होंगे? प्रेशर इंक्रीज करने से। तो चलो प्रेशर इंक्रीज करते हैं। व्हेन द प्रेशर इज वेरी हाई, इज वेरी हाई, जब अपन बहुत हाई प्रेशर करेंगे ना तो ये पास आएंगे, देयर विल बी रिपल्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, इनके इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होगा, रिपल्शन बिटवीन वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, अपन और प्रेशर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर भी कम करेंगे और प्रेशर भी, टेम्परेचर कम करने से उनका काइनेटिक एनर्जी कम होगा और प्रेशर बढ़ाने से वो पास आएंगे। बट द प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, प्रेशर इज फर्दर इंक्रीज्ड, अपन और प्रेशर बढ़ाएंगे और प्रेशर बढ़ाने से इनके बीच में जो रिपल्शन हो रहा था और भी प्रेशर बढ़ा दिया आपने, तो इनके ना मतलब एक तरीके से शेप चेंज होना शुरू हो जाएगा। कैसे? वो क्लाउड आपस में रिपेल करके फिर क्या करेगा, किसी एक का शेप चेंज हो जाएगा। जैसे बलून होता ना, अपन ने भर लिया उसको, अगर प्रेस करोगे तो शेप चेंज हो जाएगा, वैसे इसमें होगा। जब बहुत ज्यादा हाई प्रेशर होगा तो पहले तो उनमें रिपल्शन होगा, रिपल्शन होने के बाद भी आप अगर उसे प्रेशर को इंक्रीज करोगे हाँ तो लिक्विफाई होना शुरू हो जाएगा। टेम्परेचर कम कर रहे हैं, प्रेशर बढ़ा रहे हैं। They are gases. But when the pressure is very high, there will be repulsion between the valence electron, but the pressure is further increased so that there is distortion and deformation of their electron. क्या हो जाएगा? पर इतना प्रेशर बढ़ाएंगे कि वो उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। जब उनका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगा तो अपन को ऐसे दिखेंगे, किसी एक में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होकर ऐसे बन जाएगा, और किसी एक भी एटम में अगर ऐसा हुआ तो सारे एटम के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब कर देगा। कैसे? वो दूसरे एटम में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि अगर एक में भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होकर ऐसा हुआ तो सभी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब कर देगा, सभी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो ऐसे डिस्टर्ब कर देगा। ऐसे सभी के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिस्टर्ब करेगा, और सभी का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्टर्ब होगा तो इनके बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन हो जाएगा। और अगर अट्रैक्शन होगा वेरी हाई प्रेशर पे तो क्या हो जाएगा? उनमें अट्रैक्शन मतलब लिक्विफिकेशन हो गया, दैट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। व्हाट आर द फोर्सेस एक्टिंग देयर? लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर अपन ने क्या किया? तो यहां पर नॉन पोलर एटम्स है, इनमें डाइपोल नहीं होता, हम जनरेट करेंगे तुरंत। कैसे? वेरी हाई प्रेशर करके उनमें हमने जनरेट कर दिया, इंस्टेंटेनियस मतलब तुरंत। इंड्यूस डाइपोल मतलब नॉन पोलर थे, उनमें डाइपोल जनरेट किया, दैट इज द वीकेस्ट फोर्सेस, एंड दिस इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्स। इसको बोलते हैं अपन इंड्यूस डाइपोल फोर्स। गॉट इट ना? तो पर इसको इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस बोल सकते हैं। तो ऑल नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, अगर मुझे एग्जांपल दोगे आप तो सभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल में, अदर एग्जांपल पेपर लिख सकते हैं भाई, जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उन सब में मैं ये सब बता दूंगा कि अगर वो लिक्विफाई क्यों होते हैं। भाई Cl2 गैस से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, F2 लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, Br2 ऑलरेडी लिक्विड होता है, O2 लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, N2 हो सकता है, CH4 इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। बेंजीन पहले से लिक्विड होता है तो उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। H2 इज अ गैस, बट वो उसमें डाइपोल होगा तो अपन डाइपोल डाइपोल बताएंगे, हमें नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बताने। तो we can write that C2, CH2, CH3, CH3, CH3. Ethane is a gas.
इवन ब्यूटेन इज अ गैस, ब्यूटेन में अपन को पता है ब्यूटेन इज अ लिक्विफाइड नेचुरल गैस। तो CH4 तो गैस होता है, ये अपन को पता ही है, अपन बता सकते हैं। राइट, तो दैट इज हाउ वी आर एबल टू राइट दैट कि अगर कोई मुझे नॉन पोलर मॉलिक्यूल देता है तो मैं उसमें बता दूंगा दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। राइट दैट, ये आपके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं। मैंने जो लिखा था ऑर्डर, वो ऑर्डर में लिखा था। स्ट्रेंथ की बात करेंगे तो पहले जो लिखा था वो ऑर्डर ही होता, ऑर्डर ही लिखा था मैंने कि भाई आयन डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो देखने से ही पता चल गया होगा। एफ मैं लिख रहा हूं इसमें, आयन डाइपोल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं डाइपोल डाइपोल से। डाइपोल डाइपोल जो होते हैं वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इंड्यूस डाइपोल से, और इंड्यूस डाइपोल ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं किससे? इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ये बता दिया, लिख सकते हैं ये अपने पास इंस्टेंटेनियस इंड्यूस डाइपोल है। ये वंडरफुल फोर्सेस है। इसमें मैक्सिमम अपन से क्या पूछेंगे? एग्जाम्पल पूछेंगे, भाई बताओ एग्जाम्पल कौन सा। एग्जाम्पल दे दिया और पूछ के बताओ किसमें डाइपोल डाइपोल है, किसमें इंड्यूस डाइपोल होगा, लाइक दैट विच इज स्ट्रॉन्गर फोर्सेस इनमें, ये सब पूछेंगे वो क्वेश्चन। दैट इज व्हाट वी कैन। ये आपके डिफरेंट फोर्सेस थे। अब आप मुझे अपने डाउट्स बता दो, जो आपके डाउट्स थे। सर एक मिनट सर, हाँ लिख लो लिख लो सर लिख वो लो। एग्जांपल लिख रहे हैं। हाँ लिखो लिखो कोई बात नहीं। तो अपन को ना केमिकल बॉन्डिंग 2 के डाउट्स कर लेते हैं आज। वैसे अगर अपना केमिकल बॉन्डिंग 2 जैसे खत्म हो जाता है ना, तो अपन को डाउट्स नहीं पता क्या करना चाहिए, ऐसा डिस्कस करना चाहिए। आप एक्सरसाइज 1 को डिस्कस करो पहले, फिर एक्सरसाइज 3 को डिस्कस करो सभी चैप्टर्स में, और फिर उसके बाद जब आपका एग्जाम होता है तो आप एग्जाम से पहले एक्सरसाइज 2 को डिस्कस करो। राइट ना? तो अपन ऐसे बता सकते हैं। अब आप बताओ क्या करना है। तो आप उसमें बता दो भाई क्या करना है अपन को। अब जो आपके डाउट्स हैं, तो जो मैं आपसे कहूंगा, आप एक्सरसाइज 1 केमिकल बॉन्डिंग 2 का एक्सरसाइज 1 बता दो, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। काफी टाइम लग गया ना अपन को इसमें डिस्कस करने में। हाँ जी, एक मिनट। केमिकल बॉन्डिंग 2, केमिकल बॉन्डिंग 2 में अपन को बताना है एक्सरसाइज 1 का पार्ट। पहले अपन पार्ट 1 करेंगे। हैं, पार्ट 1 हो गया था क्या? पार्ट 1 में ज्यादा कुछ है नहीं, उसमें क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, आंसर्स ऑलरेडी अपन को गिवन होते हैं। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, वरना पार्ट 2 अपन डिस्कस कर सकते हैं। नोट्स में जितना मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उसमें ज्यादा मत पढ़ो, नोट्स को मत करो ज्यादा, है ना। नोट्स को मतलब जो एक्चुअली ना उसमें इन्फॉर्मेशन ज्यादा है, लेकिन अपन को उतना नहीं पढ़ना पड़ेगा। वो इन्फॉर्मेशन एक्चुअली क्या होता है ना, कई बार बच्चों को रटवा भी देते हैं फटाफट फटाफट, तो आप जितना अपन ने क्लास में पढ़ा वो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है ना, वो मोर देन सफिशिएंट होता है। तो एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का पहले B2 पूछा है किसी ने, मैं B2 बता देता हूं। पार्ट 1 का B2, एक मिनट रुक जाओ मैं देख लेता हूं। एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 का B2, एक मिनट B2 देख लेता हूं। B2 में अपन को गिवन है द ऑर्डर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉलोज दिस मच, एक्सप्लेन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स साइज ऑफ। हाँ, तो जितना एटम मिक्स करोगे उतना बड़ा साइज होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का, तो बताया था ना क्लास में।
the size of hybrid orbital is directly proportional to the number of atomic orbital mixed. तो sp3 में 4 ऑर्बिटल मिक्स किया, sp2 में 3 मिक्स किए, sp में 2 ही मिक्स किए। तो जितना ज्यादा आप मिक्स करोगे, भाई आपने आइसक्रीम में जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट डालोगे उतना बड़ा साइज होता जाएगा ना उसका, बिल्कुल वैसे ही हाइब्रिड बना रहे ना आप, तो जितनी चीजें डालोगे उतना बड़ा मतलब साइज बनता जाएगा, अमाउंट बनता जाएगा उसका। पार्ट 1 का B2, पार्ट 1 का C3 का C5 का 3, C5 का 3 एंड 5। C5 का मुझे चाहिए, इसमें अपन को गिवन है विच वन हैज द हाईएस्ट एंड द लीस्ट बॉन्ड एंगल इन द फॉलोइंग। अच्छा ठीक है, अपन ने इसका 3 एंड 5 चाहिए, तो ठीक है 3 बता देता हूं। देख 3 में अपन को गिवन है PH3 और ये H2 गिवन है अपन को। मैंने आपको बता रखा है H2O NH3, इधर अपन लिखते हैं H2S और PH3। अपन को पता है इनमें तो हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज ये पीरियड 2 से है और यहां पर सेंट्रल एटम पीरियड 3 से है। मैंने आपको साफ साफ बोल रखा है कि भाई देखो पीरियड 3 में ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, तो इसका बॉन्डिंग एंगल मैंने आपको अराउंड 92.5 बताया, इसका 93 बताया, जबकि इसका 105 है और इसका 107 है। ये बॉन्डिंग एंगल क्लास में बताया हुआ है, मुझे नहीं लगता इसको पूछने में कोई मतलब को दिक्कत थी। फिफ्थ वाला PF3 एंड PH3। अगर अपन PF3 और PH3 की बात करेंगे तो दोनों में पहले आप हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लो। अगर आप PF3 की बात करोगे है ना, और PH3 की बात करोगे तो PH3 में तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इसमें तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, व्हाइट इज सो 93 डिग्री। लेकिन PF3 अगर अपन लिखेंगे ना, हाइड्राइड्स में नहीं होता, PF3 में थोड़ा मिक्सिंग तो हो ही जाएगा, व्हाइट इज सो बिकॉज P और F में अगर मैं बॉन्ड बनाऊंगा ना ऐसे, P और F में अगर बॉन्ड बनाऊंगा ना ऐसे, तो इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल, इसके पास एम्प्टी डी ऑर्बिटल और इसके पास लोन पेयर, तो यहां पाई बॉन्ड बनेंगे, मतलब P पाई D पाई ओवर बैक बॉन्डिंग केस, ठीक है ना। मैंने सभी एटम के लिए ये नहीं कहा कि भाई हाइब्रिडाइजेशन किसी एटम में नहीं होगा, अगर सेंट्रल एटम है तो हाइड्राइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्राइड में बॉन्ड एंगल चेंज नहीं होगा, हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, और किसी भी एटम में नहीं होगा ये नहीं कहा। तो इसमें तो फ्लोरीन है, इसमें तो बैक बॉन्डिंग पॉसिबल है, हाइब्रिडाइजेशन कर सकता है। सिर्फ हाइड्राइड में मना किया मैंने कि उसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, बाकी फ्लोराइड क्लोराइड ब्रोमाइड इन सब में तो होगा। इट इज sp3। अगर sp3 होगा तो अपन कहेंगे ठीक है भाई बॉन्डिंग एंगल विल बी नियरली 105, लेकिन होगा, इसमें तो होता ही नहीं, तो बॉन्डिंग एंगल बता दें। C5 पूछा आपने, तो आप उसमें बता सकते हो PH3 और PF3। PF3 इज sp2 एंड PH3 देयर इज नो हाइब्रिडाइजेशन, जबकि PF3 में हाइब्रिडाइजेशन होगा। नेक्स्ट C5 C6 पार्ट 2 का है क्या? नेक्स्ट देखते हैं। पार्ट 1 का C5 का 3 बताया अभी मैंने, H2 और PH3। पार्ट 1 का एक्सरसाइज C2 C3 C5, पार्ट 1 का C2 C3 C5, C2 देख लेता हूँ। C2 में गिवन है अपन को, एक मिनट देख लेता हूँ। C2 ठीक है, अपन को बताना द कंपाउंड हैज द स्मॉलेस्ट बॉन्ड एंगल इन द सीरीज, ठीक है बताया हुआ है वैसे मैंने, SbCl3 SbBr3 एंड SbI3। मैंने आपको बता रखा है कि अगर सेंट्रल एटम सेम रहता है और अदर एटम चेंज होते हैं अलोंग द ग्रुप, अगर सेंट्रल एटम सेम रहता है और अदर एटम अलोंग द ग्रुप चेंज होते हैं तो बॉन्ड एंगल इंक्रीजेस।
इसमें सेंट्रल एटम सेम है और अदर एटम अलोंग द ग्रुप चेंज हो रहा है, मतलब ये बॉन्ड एंगल है, ये ऑर्डर होना चाहिए, ये बताया। दूसरा चक्कर PI3 ASI3 और इसमें अपन को गिवन है PI3 ASI3 और आपने लिखा SBI3। फिर आपको बताया अदर एटम अगर सेम है और सेंट्रल एटम टॉप टू बॉटम चेंज होगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज। ओके, दोनों ही सेंटेंस में लिखे हैं। C3 भी पूछा है, द CH बॉन्ड लेंथ इज द फॉलोइंग। ठीक है, अगर मेरे पास ऐसे गिवन है और मेरे पास ऐसे गिवन है, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और अगर मैं ट्रिपल बॉन्ड लिखूंगा तो इसको मैं sp हाइब्रिडाइज्ड लिखूंगा। अपन को पता है कि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इससे, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इससे, क्योंकि इससे 3 बॉन्ड एक साथ अटैच्ड है, इससे 2 बॉन्ड अटैच्ड है कार्बन के बीच में, इससे एक ही बॉन्ड अटैच्ड है। तो वैसे भी आपने बता रखा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp हाइब्रिडाइज्ड का ज्यादा होता है sp2 से, sp2 का ज्यादा होता है sp3 से। अगर ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ये वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ये हाइब्रिडाइजेशन में अपने लिखा हुआ है, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इससे, तो हाइड्रोजन तो सेम है सभी में। जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उस बॉन्ड में थोड़ी पोलैरिटी ज्यादा आएगी, क्योंकि अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे अपन बोलते हैं ना कि मेरे पास HCl है और H और F है, तो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो ये इस इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो अपन क्या कहेंगे भाई, ऐसी बात है, फिर तो अपन कहेंगे कि इस बॉन्ड में ज्यादा पोलैरिटी है, ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो ये बॉन्ड, अब इधर कार्बन तो सेम ही है ना सभी में, बस जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की ज्यादा होगी वो हाइड्रोजन को ज्यादा पुल करेगा अपनी तरफ, अगर ज्यादा पुल करेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा होगा। तो ये ज्यादा पुल करेगा क्योंकि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी बताया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी दिख रही है आपको। तो हाइब्रिडाइजेशन से एक बार बताया मैंने आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और लिखवाया भी था जब अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे। वो sp हाइब्रिडाइज इसलिए ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कार्बन, बिकॉज उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। भाई इससे ट्रिपल बॉन्ड है ना कार्बन के बीच में, इसमें डबल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ज्यादा होगा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर, s कैरेक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब ये ज्यादा पुल करेगा इलेक्ट्रॉन, तो ये छोटा बॉन्ड इससे, ये छोटा बॉन्ड इससे, बता सकते। फिर आपने पूछा है C4 है, C5 का 3 है, C4 भी पूछा है। POCl3 molecule has a regular shape of tetrahedron. The bond angle is 103.5. ठीक है भाई, give the quantitative estimation and the deviation from the bond angle. ठीक है ना, रेगुलर टेट्राहेड्रन से हो गई। POCl3 is like this. ऑब्वियस सी बात है भाई, रेगुलर टेट्राहेड्रन तो नहीं होगा ना, रेगुलर टेट्राहेड्रन में तो 109 होते हैं सारे। अभी ये एटम छोटा, ये एटम बड़े, तो ऑब्वियस सी बात है इधर वाला जो बॉन्ड एंगल होगा वो इधर वाले बॉन्ड एंगल से तो डिफरेंट ही होगा ना, ये वाला बॉन्ड एंगल सेम होगा, इसके बीच में ही बॉन्ड एंगल सेम होगा, लेकिन ये तो डिफरेंट होंगे ना, तो उसमें डिफरेंट टाइप का बॉन्ड एंगल होगा। अगर सेंट्रल एटम से डिफरेंट टाइप के एटम अटैच्ड है तो सभी में बॉन्ड एंगल एक जैसा कैसे हो सकता है? आपने बताया तो था, CH4 होता है तो बॉन्ड एंगल इक्वल होता है,
लेकिन अगर आपने कहा था कि भाई एक भी अगर एटम डिफरेंट हो गया तो बॉन्ड एंगल चेंज हो जाए। वो क्यों? क्योंकि उस एटम का जो स्पेस होगा अराउंड, भाई जितना ये स्पेस ऑक्युपाई कर रहा था वो ये थोड़ी उतना स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो फिर एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये थीटा क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे इसके कंपैरिजन में। बताया तो चेंज हो गए, बता दिया मैंने। उसने पूछा अपन से कि ये वाला बॉन्ड एंगल जो थीटा 2 है ना, दिस इज 103.5 हो गया, ऐसा क्यों हुआ? तो फिर बता देंगे भाई, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का रिपल्शन ज्यादा, ये बॉन्ड छोटा भी होगा, इसके पास दो लोन पेयर भी, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। डबल बॉन्ड छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से, तो ये बॉन्ड लेंथ बड़े होंगे, ये बॉन्ड लेंथ छोटा होगा, ऑब्वियसली बात है, उसका रिपल्शन भी बढ़ेगा, तो बॉन्ड एंगल छोटा होगा। C5 में 3 मैंने बताया, सी पार्ट 1 का C5 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड मतलब 1 एंड 2, C5 का क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 1 की बात कर रहा है, 1 एंड 2 दोनों। तो ठीक है, 1 एंड 2 में तो अपन को वैसे तो देखा जाए तो आपके नोट्स में सब कुछ था, मैंने जो क्लास में पढ़ाया। भाई CH4 आपने बताया 109.28 लिमिट्स, PH3 आपने 93 बताया, ASH3 एंड SbH3, ये तीनों ही हाइड्राइड्स हैं और ये आपने तीनों ही बताया मैंने से। सबके बॉन्डिंग उसको क्लास में बताएगा, ठीक। बाकी जो है H2O 105, H2S 92, H2TE और CO2 is 180। दूसरा H2O 105, H2S 92, H2TE आपने 91.5 ऐसे बताया और CO2 180, लीनियर मॉलिक्यूल। फिर आपने पूछा है आई थिंक C3 सारा हो गया, D1 पार्ट 1 का, D1 का सेकंड, तो अब D1 देख लेते हैं। D3 D1 तो नहीं पूछा, तो D1 का सेकंड वाला पार्ट, ठीक है। फाइंड नंबर ऑफ p pi d pi bonds in C1, अभी एक्सप्लेन किया तो था, C1 भी बता दिया था मैंने। C1 में क्या था, Br3 नेगेटिव, I3 नेगेटिव क्लास में बना के दिखाया, I3 नेगेटिव जैसे होगा वैसे भी Br3 नेगेटिव होगा, क्लास में तो बताया I3 नेगेटिव ड्रॉ करके लीनियर शेप, लोन पेयर को आप इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखो, तो बताया मैंने क्लास में। प्रॉब्लम ये रहता ना कि जिस दिन वो खुल गया ना अपन को, क्योंकि मुझे सब सारे बच्चे याद रहते हैं कौन क्लास में था, ये तो मुझे याद ही नहीं कि कौन क्लास में था, बस वो क्लास से गायब है, चलो पूछ लेते हैं क्या फर्क पड़ता है, तो मुझे भी पता ही नहीं चलेगा ना। तो Br हो गया, एक Br सेंट्रल एटम और एक अपन ऐसे कर लिया, दो Br अदर एटम हो गए, ये लो भाई, एक Br 3 लोन पेयर, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हो गया, तो एक Br लिखा और इसमें 1 2 3 4 5 बॉन्ड हो गए, लोन पेयर कितने, 3, सबके सब इक्वेटोरियल पोजीशन पे होंगे और बॉन्ड एंगल ज्यादा होता है, इधर Br, लो भाई हो गया, ये 180 डिग्री हो गया दोनों उसके बीच में बॉन्ड, राइट ना, ऐसे बता सकते हैं। हो गया C1 भी हो गया, अब D1 की बात करते हैं। ये क्लास में किया हुआ था, कम से कम वो क्लास वाले तो मत पूछो यार। D1 में अपन से पूछा है ट्राई मेटाफॉस्फेट, क्या पूछा था आपने, D3 का 4, कुछ D1 में मतलब अपन देख लेते हैं, कोई बात नहीं, मतलब कोशिश करो, मतलब कि अपना नोट से उसको चेक करो कि सर ने क्या बताया था। एक्सरसाइज 1 का D1 का सेकंड वाला, ठीक है, D1 का ट्राई फॉस्फेट ना, तो लिखो ना ट्राई फॉस्फेट, क्या प्रॉब्लम है आपको, ट्राई फॉस्फेट B वाले में 3 फॉस्फेट लिखो ना,
क्या प्रॉब्लम, ये हो गया ना। फॉस्फेट क्या होता है, ऐसे होता है, तो ट्राई फॉस्फेट बना लो, ये लो। दो फॉस्फेट से वाटर हटा दो, एक डाई फॉस्फेट बन गया। अब ट्राई फॉस्फेट बना दो, ये लो बना दिया वाटर हटा के। अब क्या करना है, क्या बताना था उनको, पी पाई डी पाई बॉन्ड। हाँ तो ठीक है ना, एक इसमें एक इसमें एक इसमें हो गया पी पाई डी पाई बॉन्ड। और मैंने बताया था कैसे कैलकुलेट करते हैं, पी डबल बॉन्ड वो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम का होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ये सारे ऑर्बिटल इसके हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। तो पाई बॉन्ड कैसे बना, तो इसके पास तो डी होता नहीं, तो इसका पी ऑर्बिटल और इसका डी ऑर्बिटल, ये बन गया एक पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई। एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तीन बन गए। फिर क्या बोला, मैं चेक कर लूं डी में और किसी ने कुछ तो नहीं पूछा। डी में कुछ नहीं था, D1 D2। सर वो फर्स्ट वाला पी और लास्ट वाले पी में ओ नहीं आएगा बीच में, फर्स्ट वाले पी और लास्ट वाले पी के बीच में। नहीं, वो ट्राई फॉस्फेट बोला ना उसने, ना ट्राइमेरिक फॉस्फेट बोलेगा तो बोल देंगे अपन, अगर आप चाहते हो कि ऐसे कर दें, मतलब आप ये वाला बनाना चाहते हो ऐसे स्ट्रक्चर ना, उसने तीन फॉस्फेट कहे थे, मैंने तीन फॉस्फेट बना दिए, ये हो गया। तो चाहता है ऐसे बनाना, तो बना दो ना, हो गया ना फॉस्फेट। वो ट्राइमेरिक लिखता ना, अपन से कहते हैं कि भाई ट्राइमर ऑफ फॉस्फेट बना दो आप, उसने तीन फॉस्फेट के लिए कहा था, ट्राइमर ऑफ फॉस्फेट, जैसे लिखा ना ट्राई मेटाफॉस्फेट, तो मेटाफॉस्फेट को तीन बार बना दो। तो डबल बॉन्ड चाहिए थे, अपन ने डबल बॉन्ड लिख लिया, चलेगा ट्राइफॉस्फेट। तो आप इससे भी वाटर हटाओगे तो वहां डबल बॉन्ड बनने के चांसेस है ही नहीं, इसलिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि आप कैसे बना रहे हो। जैसे अब SO3 लेगा, ट्राइमर ऑफ SO3, ये बनेगा ऐसा, रिंग ही बनाना पड़ेगा आपको। ट्राइमर का मतलब है तीनों को मिक्स करके एक ही मॉलिक्यूल बनना चाहिए, इसको अपन ने लीनियर बना लिया था। तो अब इसमें और क्या पूछा था, D3 का 4, और डी में क्या पूछा है, बस D1 D2 पूछा था। D1 D2 पूरा बताना है क्या, या D1 D2 पूरा बताना है क्या, तो क्लास में बताए हुए हैं सारे मॉलिक्यूल, और पी पाई डी पाई भी SO3 में तो क्लास में मतलब कैलकुलेट करके दिखाए। कम से कम वो तो मत पूछो ना जो क्लास में अपन ने किए हो, मतलब D1 में क्या बताना है ये तो बता दो, D1 में मुझे क्या बताना है, और D2 में क्या है, फिर पी पाई डी पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस। D1 का C, फॉस्फेट में हाइड्रोजन कैसे, फॉस्फेट ट्राई फॉस्फेट ना, हाँ तो लिखो ना, ये लो ट्राई फॉस्फेट है, वो कह रहा ट्राई फॉस्फेट में आयन में मतलब हाइड्रोजन कैसे, ये लो लिख दिया। यहाँ कोई बनेगा क्या, डी पी पाई डी पाई, हमें तो डबल बॉन्ड बनाना था ना, ये वाला हमने बना लिया, हटा, ये लो। अब बताओ बनेगा तो यही ना पी पाई डी पाई, होगा D2 का D, D1 का C, C क्या था, ट्राई मेटाफॉस्फेट, हाँ तो मेटाफॉस्फेट HPO3 है, अपन ने ट्राइमर लिखना है तो बना दो ऐसे, इसको भी बना सकते थे जैसे वो बता रहा था कि अपन चेक कर ले, लेकिन मुझे सिर्फ डबल बॉन्ड से मतलब था ना, इसलिए अपन ने लिख दिया। अब ट्राई मेटाफॉस्फेट है तो बताए तो था, ट्राइमेरिक ऑफ मेटाफॉस्फेट, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3 है ना, तो ये भी एक हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया।
तीन हो गए, इसमें भी तीन आ रहे, इसमें भी तीन आ रहे। किसी भी एक सेंट्रल एटम से कैलकुलेट करता हूं। अभी जो मेथड बताया था ना मैंने तुम्हें, ये मेथड मैंने अच्छे से क्लास में ऑलमोस्ट 1 आवर डिस्कस किया है मैंने, हाउ टू कैलकुलेट पी पाई डी पाई बॉन्डिंग या पी पाई बॉन्डिंग। आप हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करो सेंट्रल एटम, पहले ऐसे लिख लो, और उसके बाद चेक करो 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए। अब जो भी पाई बॉन्ड बने हुए वो इससे बनेंगे, डी से। ऑप्शन के पास पी होता नहीं है, ऑक्सीजन के पास डी होता नहीं, सिर्फ पी होता है, तो इसका पी ऑर्बिटल है और उसके पास क्या है, पी कोई भी नहीं बचा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन में चले गए सारे। हो गया। ट्राइमर ऑफ SO3 था, तो ट्राइमर ऑफ SO3 मैंने क्लास में बना के दिखाया आपको। अगेन इट इज लाइक दिस, ऐसे है। तो अपन ने क्या किया, इसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट किया। एक बार देख लो कोई स्ट्रक्चर में गड़बड़ तो नहीं है। तो मैं क्या करने वाला हूं, पहले इसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करता हूं। इसके sp3 सारे तो हाइब्रिडाइजेशन में चले गए, तो अब क्या, दो पी पाई डी पाई होगा, इसके पास पी होता है, इसके पास डी, इसके पास मतलब ये वाला टी, ये वाला डी, और ऑक्सीजन का पी, ये वाला डी, दूसरा ऑक्सीजन का पी। तो एक से मैंने दो डी पाई पी पाई बनाए, तो 3 सल्फर एटम से 6 पी पाई डी पाई बन जाएंगे। अब क्या पूछा था, डी का सी ये बताया मैंने, मेटाफॉस्फेट वाला। और क्या पूछा है, डाइसल्फेट, ठीक है, ये लो डाइसल्फेट। ए भी पूछा है, ए सी तो बता दिया मैंने, डाइसल्फेट। तो एक सल्फेट ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड से, लो भाई सल्फेट बन गया H2SO4। अब क्या करो, डाइसल्फेट, हाँ, तो डाइसल्फेट के लिए आपको ऐसे करना पड़ेगा, कैलकुलेट करो इसका हाइब्रिडाइजेशन। एक दो तीन चार सिग्मा बॉन्ड, मतलब ये सारे के सारे हाइब्रिडाइजेशन sp3। अब जो भी एक्स्ट्रा बॉन्ड बनेंगे वो डी से बनेंगे, मतलब इसका डी ही एक्स्ट्रा बॉन्ड बना सकता है, इसके बाद सिर्फ पी होता है, तो एक पाई बॉन्ड जो इसके डी और ऑक्सीजन का पी, इधर भी जो डबल बॉन्ड होगा वो इसका डी और ऑक्सीजन का पी, वो हटा दो क्योंकि दो ही पाई बॉन्ड है। कितने बने इसके पास, एक सल्फर से दो बन गए, पी पाई डी पाई, तो दो सल्फर से। अब अपन बात करते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पी पाई डी पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस। हाँ तो चेक करो ना, जिसमें sp3 हो जाए और उसके बाद भी उसमें डबल बॉन्ड हो तो बनेगा ना उसमें, या एक डबल बॉन्ड है तो होगा, तो अपन ऐसे बता सकते हैं। इधर ऐसे लिख देता हूं, अगर मेरे पास सपोज ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें sp p प्लस डी प्लस डी, ये sp3 वाले तो मैंने काफी सारे बताया आपको। अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो फिर उसमें जो पाई बॉन्ड बनेगा ना, अगर पाई बॉन्ड बना तो वो पी से बनेगा, उसके बाद डी से बनेगा। इसका पी दूसरे एटम का पी हो सकता है, इसका डी दूसरे एटम का पी हो सकता है, तो अपन ऐसे बना देंगे, वो सबके सब ऑक्सीजन है तो उसमें पी ही होगा। तो ऐसे करते हैं अपन कि भाई अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक पी पाई होगा, दूसरा पी पाई डी पाई होगा, तो अपन चेक कर लेते हैं भाई, बॉन्ड बनाते हैं।
अब वो भी उसमें भी ना डायरेक्ट मेथड मत पड़े, तुम लोग देखो क्या करना है, या फिर मैं मतलब ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फिर आ जाऊं कि भाई ऑक्सीडेशन नंबर वापस एक्सप्लेन करो आप, तो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड सही तो बता रहा हूं मैं। अब देखो P4O10, हाँ तो ठीक है, P4O10 PO ऐसे बनाया आपने, फिर आपने इन दोनों में बनाया, इन दोनों में बनाया, इन दोनों में बनाया, फिर डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड, ये स्ट्रक्चर था P4O10। अगर sp3 के बाद भी इसमें कोई बॉन्ड बन रहा है तो वो पाई बॉन्ड जो बन रहा होगा वो डी से ही बन रहा होगा इसके, मतलब इसमें p पाई d पाई बॉन्ड है। दूसरा देखता हूं HNO3, ठीक है, HNO3 का स्ट्रक्चर आपने मुझे बता रखा है, नाइट्रोजन, इसमें बनने का भाई हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा ना, मैं पहले एक बार हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेता हूं। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, मतलब अभी इसके पास एक p बाकी है जो पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसमें जो पाई बॉन्ड आएगा वो p पाई आएगा, इसके बाद d होता ही नहीं, तो इसका ये वाला ऑर्बिटल और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, दैट इज p पाई। दूसरा N2O5, N2O5 में स्ट्रक्चर मैंने बताया है और रीजन भी बताया है कि स्ट्रक्चर ऐसे क्यों बनाते हैं। देखो भाई इसके अराउंड ना sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, मतलब इसका एक p बचा हुआ है और इसका एक p, मतलब ये p पाई बॉन्डिंग है, वहां पर नहीं है p पाई d पाई, देयर इज नो p पाई d पाई, इसमें भी p पाई उसमें भी p पाई। फिर HClO4, हाँ ठीक है तो लिखते हैं अपन HClO4, आपने बताया कैसे लिखते हैं HClO4, कई बार बताया। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, तो अब जो भी पाई बॉन्ड बनेगा ना इसका d ऑर्बिटल ही होगा, क्योंकि इसका s और p तो हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा बॉन्ड में चला गया, तो फिर d ऑर्बिटल से ही बनेगा p पाई d पाई, तो वी कैन राइट लाइक दैट। अब बताओ, फिर अपने पास कुछ D2 का D, हाँ बता दिया मैंने, D2 का D, D3 क्या है इसमें, D3 किसी ने नहीं पूछा, D3 का 4 पूछा, D3 के 4 में पहले पढ़ लूं मैं, क्या चाहिए, कैलकुलेट इंडिविजुअल एंड एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द एटम्स प्रेजेंट इन दिस, तो फोर्थ वाला अपन को बता रहा है, तो ठीक है भाई, H2S2O8 कैलकुलेट किया करो इसको, हाँ तो +6 आया ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें, सल्फर दोनों का +6 होगा, बताया था कभी किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं हो सकता, ये तो पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड है, मार्शल एसिड, क्लास में डिस्कस किया ना अपने मार्शल एसिड। कौन सा फिर D3 का 18 भी है, इतने सारे गिवन है, अच्छा D3 के 18 में अपन को गिवन है, अच्छा ठीक है, देखो भाई 18th वाला अपन को ऐसे गिवन है, NH4 पॉजिटिव है और NO3 नेगेटिव होगा, अमोनियम नाइट्रेट बनाया ना अपने, तो इसमें कैलकुलेट कर लेता हूं, x +4 फॉर दिस इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू -3, ये -3 है, इधर चेक कर लेता हूं, इसके लिए अलग x ले लेता हूं, x -6, 3 ऑप्शन थे ना, -1, x इज इक्वल टू +5, ये लो भाई हो गया इंटीजर, -3 एंड +5। अब बताओ अमोनियम नाइट्रेट तो अपन को पता है कैसे होता है। पार्ट 2, कोई डाउट है, पार्ट 2 में कोई डाउट है, पार्ट 2 में कोई डाउट है, पार्ट 2 का B3, चलो B3 देख लेते हैं, B3 में अपन को गिवन है पेंट 3 इन 1 आयन, अरे ये पहले बार ही पूछा था तुम लोगों ने शायद, ये सब मुझे याद आया, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी पूछा था ये वाला, तो मैंने कहा था ना कि भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड था, तो उसका फॉर्मूला बता देता हूं, बाकी अपने आप देख लेना क्या करना है आपको। पेंट 3 इन, तो पेंट मतलब 5 कार्बन एटम, नंबरिंग कर देता हूं, क्या लिखा है उसमें 3 इन, ये लो 3 इन मतलब डबल बॉन्ड और 1 पे आए, ये लो हो गया। अब नंबरिंग के हिसाब से कार्बन किस पे बताना है अपन को, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ
टर्मिनल कार्बन एटम मतलब ये वाला और ये वाला, तो इसको H लगा दो, इसको CH3 बना दो। ये लो, वैलेंसी ऑफ कार्बन कंप्लीट कर दिया। तो ये sp3 है और ये sp हो गया। लो, पार्ट 2 का D4 है, पार्ट 2 का A2 का सेकंड। एक रुक जाओ, अपन एक एक करके कर लेते हैं। A2 का सेकंड बता देते हैं, फिर A4 है। A2 में अपन को सेकंड वाला देखना है। सेकंड वाले में क्या है? N3 नेगेटिव ना। हाँ, तो N3 नेगेटिव बताया था भाई। अगर अभी Br3 नेगेटिव जैसे बताया ना, वैसे इसमें कर देते हैं। एक नाइट्रोजन सेंट्रल एटम, दो नाइट्रोजन अदर एटम। ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दो नाइट्रोजन ऐड कर देता हूं मैं अदर एटम जैसे। एक नाइट्रोजन को तो मैं ऐसे बना देता हूं, ट्रिपल बॉन्ड, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको बना देता हूं। 1 2 3 4 5, और एक मैं ऐसे लिख लेता हूं। एक ट्रिपल बॉन्ड बना लेते हैं और एक इलेक्ट्रॉन ऐसे है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, एक नाइट्रोजन मेरे पास और ऐसे है, तो अपन ऐसे लिख लेता हूं, 1 2 3 4 5, और एक 6 कर देते हैं। इसमें नेगेटिव चार्ज आता है। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाऊंगा तो ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा सा रैंडम करके देख लूंगा कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनेगा, कैसे अपन उसका ऑक्टेट कंप्लीट कर सकते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है। अगर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड को फॉर्मल चार्जेस में लिखना चाहते हैं, आप लिख सकते हैं। तो फॉर्मल चार्जेस में अपन क्या कर देंगे, ऐसे लिख देंगे, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, इसके पास एक लोन पेयर था, इससे एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देंगे अपन, ये लो भाई, ये ऐसे रहेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन लेके इसको दिया, तो जिससे इलेक्ट्रॉन लिया उसमें पॉजिटिव, और जिसको दिया उसमें नेगेटिव। एक नेगेटिव तो पहले से था, तो 2 नेगेटिव लगा दिया। ये इसका स्ट्रक्चर। ये भी सही है, ये भी सही है। दोनों में से कोई भी लिख सकते हो आप, दोनों सही है। बाकी आप लिख सकते हो फिर इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp और ये sp3, तो 3 लोन पेयर भी है ना उसमें। फिर अपन लिख सकते हैं, A4 भी पूछा है किसी ने, which reaction involve change in electron pair geometry for their underlined element। ठीक है भाई, BF3 है मेरे पास, BF3 मतलब sp2। इसको एक फ्लोरीन एटम से लिखूंगा तो BF4 नेगेटिव मतलब sp3। ये तो ज्योमेट्री चेंज हो गया, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर से राइट। तो अपन ऐसे लिख सकते हैं, sp2 से sp3। ठीक है, तो बाकी ज्योमेट्री जैसे दूसरा एक और गिवन है अपन को, अमोनिया गिवन है, ये sp3 है। इसको H प्लस साइन दिया अपन ने, और इसको कैलकुलेट किया तो NH4 पॉजिटिव था, ये भी sp3। तो ज्योमेट्री चेंज हुआ, A4 किया। अब A में और कोई नहीं है शायद, एक मिनट चेक कर लेता हूं। A2 का 2, A में कोई नहीं है। अब C पे आ जाता है पर, ठीक है, अब अपन C पे आते हैं। Sir, one doubt. You said period 3 onwards hydrides do not show hybridization. Then SiH4 और ये सब क्यों शो करते हैं? हाँ, तो मैंने ये कहा है कि जब एटलीस्ट 1 लोन पेयर हो तब बताना ऐसे। इसमें थोड़ी, इसमें तो लोन पेयर ही नहीं है। मैंने मना तब किया है जब सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो। मैंने हमेशा मना थोड़ी किया, ठीक है ना। सेंट्रल एटम पे लोन पेयर हो, यहाँ तो बॉन्ड एंगल ही चेंज नहीं होगा, यहाँ बॉन्ड एंगल चेंज हो रहा है। और अपन ने हाइब्रिडाइजेशन मना इसलिए थोड़ी किया कि नहीं हुआ, क्योंकि बॉन्ड एंगल 92 डिग्री आया है इसमें, पहले से ही p ऑर्बिटल में 90 था, तो मिक्सिंग हुआ कहाँ। इसमें तो सभी के सभी 109.28 मिनट्स है, बताना ही पड़ेगा हाइब्रिडाइजेशन। और मैंने जो भी एक्सेप्शन बताए थे वो सब लोन पेयर हो गए तो बताए हैं, उसके बगैर नहीं बताए। अब रुक जाओ धीरे धीरे, मतलब एकदम वो मत करो, मुझे पढ़ने तो दो कौन सा क्वेश्चन पूछा। बी वाले में शायद कोई नहीं पूछा किसी ने, B3 और B4 है। B3 वाला अभी तो बताया, पेंटाइन वाला, फिर पूछ रहे हैं भाई। बी वाला अभी तो बताया, B3 और B4।
B4 में हाइब्रिडाइजेशन बताना है। अरे पर तुम लोग हाइब्रिडाइजेशन भी अभी भी पूछ रहे हो, बड़ा डेंजर है। सबको पता तो पॉजिटिव चार्ज है ना, एक हटा लो इलेक्ट्रॉन, 7 हो गए बॉन्ड्स। एक S होगा, 3 P होंगे और D3 होगा, किलो हो गए 7 बॉन्ड्स। कैलकुलेट कर लो ऐसे। PCl4 पॉजिटिव, ठीक है, P होते हैं 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ने पॉजिटिव के लिए एक हटा दिया, sp3 हो गई, एक S हो गया, 3 P हो गया। अपन को हाइब्रिडाइजेशन बताना है तो ऑप्शन को ट्रू फॉल्स बताना है। जो ऑप्शन गिवन है उसमें ट्रू और फॉल्स लिखा है कि जो हाइब्रिडाइजेशन गिवन है वो सही है नहीं है। ठीक है, अब अपन सी की बात करते हैं। ऑप्शन है सी में, अब एक मिनट रुकना है सी वाले, क्योंकि मुझे कुछ ज्यादा ही दिख रहे थे सी वाले। C3 तो दिख रहा था मुझे, C3 C5, एक मिनट रुको। C3 में गिवन अपन को कंसीडर दीज मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इसमें हाइड्राइड्स है, क्या बताना है अपन को? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल्स, हाँ तो अपन को पता तो है, ये तो हाइड्राइड्स है ना एक ही ग्रुप के। C3 किसने पूछने है यार? C3 तो मैंने क्लास में कितने बार एग्जांपल दिया ना अपन ने, ये तो बहुत बार दिया ना एग्जांपल अपन ने। ये 105, ये 93, 92.5, ये 92, ये 91.5, ये लो, मतलब डिक्रीज होते रहेंगे। या तो हाइड्राइड्स में ही तो अपन ने मना किया कि भाई हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स। अच्छा ठीक है, तो ये तो अपन ने लिखा हुआ है। अब C4 में बताना है अपन को, हाँ तो C4 में बता देंगे अपन। भाई C4 में अपने पास गिवन है NH3, 107 बताया आपने, NH4 पॉजिटिव, 109.28 मिनट्स बताया आपने, क्योंकि ये तो sp3 प्योर, उधर लोन पेयर नहीं है। PCl3 ऑब्वियस सी बात है, वहां एक लोन पेयर है और sp3 है, तो लेस देन 109.28 मिनट्स। फिर उसके बाद आपने क्या किया, SiH4 नहीं, SiCl2, SCl2 है तो अपन लिखेंगे SCl2। तो SCl2 तो बहुत छोटा होता है क्योंकि इस पे दो लोन पेयर है। अभी दो लोन पेयर होंगे तो जैसे वाटर में बहुत कम हो जाता है ना दो लोन पेयर से, तो ये तो वाटर से भी छोटा हो जाएगा, इट विल बी अराउंड 103, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, 109.28 मिनट्स। C5 नहीं, C5 भी पूछा है। C5 में विच इज द अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल तो फिर बता देते हैं भाई, SiH4 होगा, PCl3 होगा, SOC2 भी होगा। हाँ तो बचा क्या अपने पास? भाई आपने क्या लिखा, सल्फर के साथ जो H होता था वहां आपने CH3 लिख दिया, तो यहां तो दो लोन पेयर है और इसमें CH3 लिखने से भी बॉन्ड एंगल ज्यादा चेंज नहीं होने वाला। जितना H2S था ना 92.5, ये मैक्सिमम होगा तो मुझे कितना मिलेगा, 93.5, इससे ज्यादा नहीं होगा। बाकी में तो 100% अपन को पता है कि होगा। डी, अब मल्टी सेंट्रल एटम। अब अपन यही रुक जाते हैं, नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टाइम मैं डाउट सी करूंगा और आप केमिकल बॉन्डिंग 3 को भी सॉल्व करना शुरू कर सकते ओके सर, बाय सर। हैं। बाय, चलो थैंक यू, बाय सर। बाय।